हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का विद्याकुल परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक हमने अपनी 2 यूनिट को कंप्लीट कर दिया और आज आपकी एक तीसरी यूनिट स्टार्ट हो रही है, जो कि आपकी मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि 8वां चैप्टर है, इससे स्टार्ट होगा। हम यहाँ पर आज इस यूनिट में, आपकी तीसरी यूनिट में 3 चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। पहला आपका चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, दूसरा आपका आएगा खाद्य उत्पादन में कार्यनीति, है ना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जो कि चैप्टर 9 है, और उसके बाद जो चैप्टर 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसे हम आज के इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते हुए आज का जो चैप्टर है, आज की जो यूनिट है, उसके तीनों चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। पहला है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में मानव स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में आपको पढ़ना है, जहां से आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन करते हुए सबसे पहले मानव स्वास्थ्य होता क्या है। आप सभी को पता है कि जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में बाह्य वातावरण के साथ उचित एवं मानसिक संतुलन बनाए हुए सही कार्य करते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति का जो अंग है, शरीर के अंग है, वो सही प्रकार से काम करे तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। लेकिन WHO ने इसकी डेफिनेशन कहा है कि वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाया जाएगा जो कि शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से संतुलन होगा, उसी व्यक्ति को हम स्वस्थ कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी पहलू उसका खराब है तो वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। अब यहाँ पर तो ये स्वास्थ्य की बातें हो गई, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य को, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से कोई व्यक्ति रोगी इसलिए बनेगा, वो 3 कारणों से बन सकता है। या तो क्या हो सकता है, कोई अनुवांशिक कारक होगा या अनुवांशिक विकार, उसमें किसी प्रकार का जीन में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो रहा है ना। तो वे विकार जो जीन या गुणसूत्र की असमानता के कारण होंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होंगे, अनुवांशिक विकार कहेंगे। अगर उसके अनुवांशिक पदार्थ में किसी प्रकार की खराबी के कारण हो रहा है रोग, तो वो अनुवांशिक विकार से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा कारण क्या होगा? संक्रमण हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी संक्रमण में आ जाए, संक्रमण से ग्रसित हो जाए, किसी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के संपर्क में आ जाए, या वो उनके संपर्क में आ जाएगा, तो उसको कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे जो कि उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। और तीसरा कारण उसके रोग ग्रसित होने का उसकी जीवन शैली है, यानी कि मनुष्य किस तरीके से रहने सहने का, जो उसका रहने का तौर तरीका है, उसके अंतर्गत खान पान आना, वो कितना व्यायाम कर रहा है, विश्राम कितना कर रहा है, मानसिक तनाव कितना है उसे, ये सब उसकी जीवन शैली कहलाती है। और अगर इस जीवन शैली में किसी भी प्रकार की अनियमितता आ जाएगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। तो ये कारण थे मानव स्वास्थ्य के प्रभावित होने के। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में हमें मानव के कुछ सामान्य रोग पढ़ने हैं। तो ये सामान्य रोग क्या है? अलग अलग प्रकार के, कुछ जीवाणु जनित, कुछ विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, एस्के हेलमंथी जनित, फंजाई जनित, आपको एक एक करके इन सभी रोगों के बारे में पढ़ना है। कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग में आपको टाइफाइड और निमोनिया के बारे में पढ़ना है। तो टाइफाइड आपका एक जीवाणु जनित रोग है और इसका जो रोग कारक है, नाम याद कर लीजिए, जीवाणु के द्वारा होता है, जो कि साल्मोनेला टाइफी है। कैसे ये आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है? तो रोग का वाहक कौन करता है? जब आप दूषित जल और भोजन को ग्रहण करोगे। दूषित जल ग्रहण होने से टाइफाइड के केस में जो आपका प्रभावित अंग होगा वो कौन होगा? छोटी आंत और आमाशय को ये जीवाणु प्रभावित करेगा। और फिर रोग के लक्षण क्या दिखाई देंगे? तो इस रोग में लंबे समय तक बुखार आएगा, आमाशय की भित्ति में सूजन और दर्द होगा, अपच, कमजोरी, सिर दर्द, गंभीर स्थिति में आंत में छेद हो जाते हैं और इसकी गंभीर स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए अगर उपचार की बात करें तो सबसे पहले इसका परीक्षण किया जाएगा। तो टाइफाइड के लिए ध्यान रखोगे, बिडाल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस बिडाल परीक्षण में रुधिर की जांच की जाएगी और बाद में टाइफाइड के लिए रोगी को औषधियां दी जाती है ताकि उसको यहाँ से, इस रोग से बचाया जाए, ठीक है। बचाव के उपाय क्या है? दूषित जल और भोजन नहीं ग्रहण करना है। अगला आ जाता है दूसरा, निमोनिया रोग। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, जो कि जो जीवाणु है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी।
कैसे ये फैलता है? तो जब कोई निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसकी जो छींक और खांसी की जो बूंदें होती है वो बूंदें जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी निमोनिया रोग से ग्रसित हो जाएगा। अब यहाँ पर वो जीवाणु प्रभावित कौन से अंग को करेगा? तो वो जाकर के व्यक्ति के फेफड़ों की वायु कूपी श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, जिसके लक्षण दिखाई देते हैं बुखार आना, सिर दर्द होना, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, और इसकी गंभीर स्थिति में व्यक्ति के जो ओंठ होते हैं निमोनिया रोग में वो नीले हो जाते हैं। अगर इसके उपचार की बात करें तो औषधियों के द्वारा होता है। बचाव की बात करें तो क्या करना चाहिए? खांसते और छींकते समय हमेशा रुमाल रखो या फिर हाथ रखना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विषाणु जनित रोग। अब विषाणु जनित रोग आपको यहाँ पर दिया गया है क्या? सामान्य जुखाम। और सामान्य जुखाम क्या है? इसका रोग कारक जिसके द्वारा ये होता है उस विषाणु का नाम है राइनो वायरस। और इसका वाहक कैसा होता है? ये भी सेम होगा। संक्रमित व्यक्ति जब खांसेगा छींकेगा तो उसकी बूंदें जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर गिरेगी तो उस व्यक्ति को भी जुखाम हो जाएगा। या फिर इसका संक्रमण जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं का प्रयोग करोगे तब भी ये वायरस फैल जाता है। और इसका देखो लक्षण क्या होगा कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये विषाणु नाक की आंतरिक झिल्ली और श्वसन मार्ग को संक्रमित करेगा, जिससे लक्षण में बार बार खुजली आने लग जाती है। तो ये होता है आपका विषाणु जनित रोग के बारे में। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग में आपका एक मलेरिया दिया है और एक आपका दिया है अमीबाइसिस। तो सबसे पहले मलेरिया आपको बात ध्यान रखनी है, मलेरिया का जो रोग कारक है वो एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम, आपका जो प्लाज्मोडियम है उसकी अलग अलग जातियां होती है जो कि अलग अलग प्रकार की मलेरिया को फैलाती है। तो इसकी मुख्य 4 जाति होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओविली और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और सबसे खतरनाक जो मलेरिया फैलाता है वो इसकी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि सबसे घातक मलेरिया पहुंचाता है। अब यहाँ पर इसका ये जो इसका वाहक होता है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो इसकी वाहक होती है यहाँ पर कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और वो जो मलेरिया का प्रोटोजोआ, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसका जो प्रभावित अंग वो व्यक्ति के यकृत को और उसकी आरबीसी को प्रभावित करता है। और यहाँ पर मलेरिया के जो लक्षण दिखाई देंगे, 12 से 48 घंटे में बुखार आने लग जाता है व्यक्ति को, ठंड लगना, सिर दर्द होना और उसका 106 डिग्री यहाँ पर बुखार पहुंच जाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं मलेरिया रोग के। अब यहाँ पर आखिर ये जो आपका प्लाज्मोडियम है इसका जीवन चक्र क्या होता है ना? तो प्लाज्मोडियम हमेशा ध्यान रखना, उसका जीवन चक्र 2 पोशियों में चलता है। एक तो उसका लैंगिक जनन जो चलेगा वो मादा एनाफिलीज मच्छर में चलता है, लेकिन उसका अलैंगिक जनन जहां वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा वो मनुष्य के शरीर में चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये 2 पोषिदिया है, ठीक है, इन पर इनका जीवन चक्र चलता है। इसका प्राथमिक पोषी मनुष्य होगा जिसमें ये अलैंगिक जनन कर अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, और द्वितीयक पोषक इसका मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसमें ये अपना क्या करेगा? अलैंगिक जनन, इनके युग्मकों का संलयन होगा। अब देखो इसका यहाँ पर जीवन चक्र एग्जाम में पूछा जाता है। माना एक क्या है, यहाँ पर एनाफिलीज मच्छर है जो कि यहाँ पर इसकी जो लार, ये ध्यान रखना, लार में इसकी क्या होती है, जो आपकी प्लाज्मोडियम की सबसे जो क्या है इसकी गंभीर या हम कह सकते हैं संक्रमित अवस्था है, स्पोरोजोइड अवस्था इसकी लार में होती है। तो जब ये आपको ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है जब ये किसी व्यक्ति को काटती है तो इसकी लार से ये जो स्पोरोजोइड अवस्था है ये व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करके रक्त के माध्यम से होते हुए ये कहाँ पहुंचेगी? उस व्यक्ति के लीवर में पहुंचेगी, जहां पर ये क्या करेगी? अपना अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाती है। तो जब यहाँ पर एक बार लीवर में इसने अपनी संख्या को बढ़ा दिया, ये अपनी संख्या को बढ़ा करके फिर लीवर से होते हुए फिर रक्त माध्यम से होते हुए कहाँ जाएगी? आरबीसी में जाएगी। आरबीसी में फिर इससे ये क्या करेगी? अपनी अलैंगिक जनन करके संख्या को बढ़ाएगी, है ना? और आरबीसी में इतनी सारी संख्या बढ़ जाएगी जिसके कारण आरबीसी फट जाती है। तो जब आरबीसी यहाँ पर फट जाएगी तो एक रसायन रिलीज होता है जिसे हम हीमोजोइंट कहते हैं। इस हीमोजोइंट के कारण ही व्यक्ति को क्या आता है? ठंड लगने लग जाती है, यानी कि बुखार आता है। हीमोजोइंट वो रसायन है
जो कि रक्त में आते ही व्यक्ति को बुखार दे देता है, तो बुखार का रीजन यही होगा। उसके अलावा आरबीसी में इसके क्या होते हैं, इसके मादा और नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अब माना बात कोई दूसरी आपकी एनोफिलीज मच्छर थी, उसने इस संक्रमित व्यक्ति को काट दिया, तो इसके ये जो मादा युग्मक और नर युग्मक है, अब वो इसकी गट्स में आ गई और इसकी गट्स में ही इनका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। वापस से कौन सी अवस्था बनेगी, वापस से स्पोरोजोइड अवस्था बनेगी, गंभीर स्थिति बनेगी। और अब ये वाली जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसकी लार में भी एक स्पोरोजोइड अवस्था आ गई, ये भी क्या हो गई, वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर बनेगी। और ये भी जब किसी दूसरे मनुष्य को काटेगी तो उसको भी मलेरिया रोग फैला देगी। तो इस तरीके से ये आपका मादा एनाफिलीज मच्छर का यहाँ पर चक्र चलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर में और मनुष्य में आपके प्लाज्मोडियम का ये जो प्रोटोजोआ है, इसका पूरा जीवन चक्र चलता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं अमीबाइसिस। अमीबाइसिस भी आपका क्या है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और ये किसके द्वारा, रोग कारक ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। और इसका वाहक कौन है, घरेलू मक्खी करती है। कैसे, दूषित जल और भोजन खाने से ये आपका जो आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये शरीर में प्रवेश करेगी। इसका प्रभावित अंग है आंत और पाचन तंत्र को प्रभावित करेगी। व्यक्ति को अमीबाइसिस के लक्षण जो देखने के लिए मिलेंगे, व्यक्ति के पेट में दर्द, दस्त और दस्त में कभी कभी रक्त आ जाता है। और बचाव क्या होंगे इसके, कि दूषित जल और भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो एंटमीबा में आपको ये लिखना है, ये भी एक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद आ जाते हैं कृमि जनित रोग के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपका एक एस्केरिस होता है, एक यहाँ पर फाइलेरिसिस होता है, जिसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। अगर एस्केरिस की बात करें तो इसका जो रोग कारक है, जो इसकी कृमि का नाम है, वो क्या है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है। और इसका रोग वाहक दूषित जल और भोजन को ग्रहण करने से इसके जो लुम्ब्रिकॉइड के निषेचित अंडे आपके पाचन तंत्र के में प्रवेश करेंगे। और प्रभावित अंग क्या है, पाचन तंत्र और छोटी आंत होगी। लक्षण क्या दिखाई देंगे एस्केरिस के, पेट दर्द, उल्टियां और सर दर्द होता है। बचाव क्या है, दूषित जल और भोजन को ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, एस्केरिस जनित रोग हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो अगला है आपका फाइलेरिसिस। ये भी क्या है, एक कृमि जनित रोग है, जो कि आपका वुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि के द्वारा फैलता है। ये इसका रोग वाहक यहाँ पर मादा मच्छर है, जो कि रक्त चूसती है। रक्त चूसने वाली एक मादा मच्छर होगी, जो इसकी रक्त यहाँ पर क्या करती है, इस कृमि को शरीर में पहुंचाएगी। अब इसका प्रभावित अंग आपके जो भी लसिका वाहिनी और ग्रंथियां होंगी वो प्रभावित होती है, जिसके कारण लक्षण में व्यक्ति को बुखार, शरीर फूलने लगता है, कुरूपता आ जाती है जनन अंग में। और पाँव हाथी कैसा, पाँव के समान इनका यहाँ पर हाथी के समान इनका पाँव हो जाता है, जैसे हाथी का पैर होता है ना, इसलिए हम इसको हाथी पाँव रोग या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो ये आपका कृमि जनित रोग है। तो इस तरीके से ये आपके अलग अलग हमने क्या पढ़े, रोगों के बारे में पढ़े। और इसमें एक दाग आपका दिया है, दाग आपका एक कवक जनित रोग है, जिसका संक्रमण आपके माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटोन कवक के द्वारा होगा। और इसका संक्रमण दूषित मिट्टी से रोग ग्रसित व्यक्तियों की वस्तुओं के प्रयोग करने से होगा। लक्षण त्वचा, नाखून में सूखापन, उंगलियों के बीच कवक की वृद्धि और खुजली, ये सभी आपके दाद के लक्षण होते हैं, ठीक है। और बचाव क्या है, वही कि आपको किसी व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या पढ़े, रोग के बारे में पढ़े। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है वो प्रतिरक्षा तंत्र है। आप लोग दिन रात इतने सारे रोगों के संपर्क में आ रहे हो, इतने सारे रोगाणु के संपर्क में आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं हो, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक क्या है, एक आर्मी बैठी है, एक ऐसा तंत्र बैठा है जो दिन रात आपकी रक्षा कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो क्या होता है आपका यहाँ पर इम्यून सिस्टम, कि मानव शरीर लगातार रोगाणु के संपर्क में आता रहता है, जिसमें कुछ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट तंत्र वो क्या करेगा, रोगाणु को मृत कर हमारी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र कहलाएगा, जो कि आपका दो प्रकार का होगा। एक आपका होता है सहज, या हम इसको क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पर,
दूसरा आपका होगा क्या, सहज, और दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पे, अर्जित, या हम क्या कहेंगे, उपार्जित, है ना। सहज और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, उपार्जित या अर्जित आपका क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र जो कि आपको जन्म से प्राप्त है, जन्म से आपकी रक्षा कर रहा है, जन्म से, जब से आप पैदा हुए तब से आपको प्राप्त है, तब से आपकी रक्षा कर रहा है, उसे हम सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। लेकिन अगर हम उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की बात करते हैं तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जन्म के बाद जब आप रोगाणुओं के संपर्क में आते हो ना, तब आपके शरीर में ये इम्यून सेल, यहाँ पर आपकी इम्यून सेल्स बनती है, ये प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, तो इसको हम उपार्जित, अर्जित करते, तो इसलिए इसका नाम अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। क्लियर बात है। ठीक, जैसे कि जन्म से आपको त्वचा प्राप्त है ना, त्वचा भी तो आपकी रक्षा कर रही है, आपका क्या है, HCl जो आपकी भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, तो ये जन्म से आपको प्राप्त है। म्यूकस आपका जो बन रहा है वो आपको जन्म से प्राप्त है, तो ये सारे आपके जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है। लेकिन आपने ये जो अर्जित किया, जैसे कि आपको क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स के खिलाफ आपके शरीर में बचपन में प्रतिरक्षी कोशिका बनी, जब वो प्रवेश हुआ तब जाके प्रतिरक्षी कोशिका बनी, तो उसको हम अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे। तो यही आपका अंतर होगा। ठीक है, तो सहज क्या है, यह प्रतिरक्षा तंत्र जन्म से प्राप्त होगा, जबकि अर्जित ये जन्म के बाद प्राप्त होता है। सहज ये किसी एक रोगाणु के लिए विशिष्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कोई जीवाणु प्रवेश करेगा तो उसको आने देगा और विषाणु को नहीं, ये सब के लिए बराबर काम करता है, तो ये किसी एक के लिए विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, जबकि ये जो अर्जित होता है ये क्या होता है, रोगाणु के लिए क्या बनता है, विशिष्ट होता है। जीवाणु है तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा, कोई दूसरा आ गया तो उसके खिलाफ, क्योंकि आप जन्म के बाद बना रहे हो ना, तो इसलिए हम उसको अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। उसके अलावा इसकी स्मृति क्षमता नहीं होती है, यहाँ पर इसकी कोई स्मृति नहीं होगी, इसको नहीं पता है कि आज का कौन आया, कल कौन आया, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर बात करें अर्जित की, तो इसकी स्मृति पाई जाती है। एक बार अगर कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश हो गया तो इसको याद रहेगा कि इसके लड़ने के लिए मैंने कौन सी कोशिका को बनाई थी, तो अगर 50-60 साल बाद भी अगर सेम जीवाणु प्रवेश करेगा या रोगाणु प्रवेश करेगा तो ये तुरंत क्या करता है, अपनी द्वितीय अनुक्रिया करा के उस रोगाणु को नष्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब इसी में है कि अगर हम सहज प्रतिरक्षा तंत्र की बात करते हैं तो इसके 4 अवरोध होते हैं, एक शारीरिक अवरोध, एक कार्यकीय अवरोध, एक भक्षाणु अवरोध और एक साइटोकाइनिन अवरोध होता है। शारीरिक अवरोध यानी कि रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकते, जैसे कि आपकी त्वचा हो गई, नासा मार्ग, मुख मार्ग, ये आपके शारीरिक अवरोध है जो कि रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, ये जन्म से आपको प्राप्त है। कार्यकीय अवरोध यानी कि शरीर में कुछ क्रिया हो रही है और वो किसी रोगाणु को खत्म कर रहे हैं, यानी शरीर में होने वाली क्रियाएं जो रोगाणु के प्रवेश को रोकती है, जैसे आपको बुखार आना या आप में जो HCl है वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पर रोगाणु को नष्ट कर रहा है, तो ये कार्यकीय अवरोध कहलाएंगे। उसके बाद भक्षाणु यानी कि शरीर में कुछ ऐसी कोशिका है जो जन्म से आपको प्राप्त है, रोगाणु के प्रति लड़ रही है, उनका भक्षण कर रही है, तो रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं जैसे कि बेसोफिल, आपका मैक्रोफेज, ये ऐसी कोशिकाएं जन्म से आपको प्राप्त है और जन्म से लड़ रही है। ठीक है, जन्म से कोई रोगाणु अगर प्रवेश करेगा तो तुरंत उसको खत्म कर रही है। और साइटोकाइनिन अवरोध यानी कि जब वायरस या रोगाणु संक्रमित कोशिका द्वारा इंटरफेरॉन नामक, है ना, प्रोटीन स्रावित होता है तो जो असंक्रमित कोशिकाओं का संक्रमण से बचाती है, तो इंटरफेरॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि ये भी क्या कर रही है, आपको संक्रमण से बचाती है, ये भी जन्म से आपको प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अर्जित और विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जब हम बात करेंगे, तो ये जो अर्जित और विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है ये आपका 2 प्रकार का होगा, एक होता है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा होता है आपका तरल संचारी प्रतिरक्षा तंत्र। जब हम बात करते हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र की, तो इसमें आपके लसिका अणु होते हैं। ठीक है, लसिका अणु होते हैं, लसिका अणु में आपके यहाँ पर ध्यान रखना कौन सा लसिका अणु, टी लसिका अणु होता है, टी सेल होती है आपकी इसमें काम कर रही, और टी सेल भी आपकी 3 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी टी सहायक कोशिका, टी सहायक कोशिका होती है। ठीक है, एक होती है आपकी टी मारक कोशिका, मारक कोशिका होगी, क्लियर बात है, और एक आपकी क्या होगी, टी यहाँ पर स्मृति कोशिका, स्मृति कोशिका होती है। तो ये तीनों की तीनों कोशिका कहाँ काम करती है, आपकी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र में काम करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है, टी वाली सेल,
जबकि तरल संचारी में आपकी बी लसीकाणु काम करता है और बी लसीकाणु यहाँ पर क्या करेगा, एक प्रकार का आपका इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है उसको बनाएगा और ये क्या करेगा, रोगाणु को यहाँ पर खत्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से, ये आपके सब जन्म के बाद आपका बनता है। तो जैसे कि कोई भी रोगाणु जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले आपकी जो टी सहायक कोशिका है उसके संपर्क में जब आएगा तो ये टी सहायक कोशिका टी मारक कोशिका को एक्टिवेट करेगी कि तुम्हारे पास ऐसी कोई कोशिका है कि जो इस जीवाणु को मार सके। तो फिर टी मारक कोशिका बोलेगी हाँ भाई मेरे इस खजाने में एक कोशिका है जो इसके खिलाफ काम करेगी, तो वो उस समय उसको भेजेगी उसको मारने के लिए। तो लेकिन उसकी सूचना ये ध्यान रखेगी, स्मृति सेल याद रखेगी कि इस मारक कोशिका ने अपनी वो खजाने वाली कोशिका से कौन सी कोशिका को इस जीवाणु को मारने के लिए भेजा, ताकि अगर सेम जीवाणु 10 साल बाद प्रवेश हो जाए तो यहाँ पर फिर स्मृति कोशिका तुरंत इसको बता दे कि उस समय ये वाली कोशिका निकाली थी तो आज यही हथियार का प्रयोग कर। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों आपस में काम करके यहाँ पर जीवाणु को खत्म करते हैं। ठीक, अगर बी लसीकाणु की बात करें तो ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का स्त्रवण करते हैं। क्लियर, तो यही बात लिखी गई है आपकी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र की कि जब भी प्रतिजन आपके टी लसीकाणु के संपर्क में आएगा तो इन कोशिकाओं का विशिष्ट समूह सक्रिय हो जाएगा जिससे टी सहायक कोशिका कहते हैं। और देखो टी सहायक कोशिका टी मारक कोशिका के समूह को सक्रिय करके प्रतिजन के विरुद्ध तैयार होगी और टी विष कोशिका को भी प्रतिजन के लिए क्या कर देगी, सक्रिय करेगी, है ना। तो वही टी जो विष कोशिका है वो प्रतिजन के जीवन चक्र को पूरा नहीं होने देगी, जिससे कि संख्या उनको वो बढ़ने नहीं देगी तथा प्रतिजन को नष्ट कर देगी और विष कोशिका को समाप्त कर देगी। तो ये ऐसा काम करेगा और इन सब की सूचना कौन रखेगी, टी स्मृति कोशिका। तो ऐसा आपका कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र में टी लसीकाणु की कोशिकाएं काम करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक, और अगर तरल संचारी की बात करें तो तरल संचारी मध्यवर्ती में क्या है, यह प्रतिरक्षा तंत्र बी लसीकाणु कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होगा। जब प्रतिजन बी कोशिकाओं के संपर्क में आएगा तो ये एक विशिष्ट प्रकार का ग्लोबुलिन प्रोटीन का स्त्रवण करती है और ये जो रक्त और लसिका ऊतक द्रव में संचरित होकर रोगाणु को क्या करेगा, नष्ट करेगा। इसलिए इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या होता है, जीवाणु या विषाणु या रोगाणु के प्रति विशिष्ट होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास संरचना आती है बनाने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। इसमें क्या होती है आपकी, यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीपेप्टाइड आपकी क्या होंगी, पेप्टाइड की 4 चेन होती है। ठीक है, तो 4 चेन में आप देख सकते हो 2 इसकी लंबी चेन है ना, ये 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसे हम दीर्घ श्रृंखला कहते हैं और 2 इसमें क्या होती है, इस तरीके से छोटी चेन होती है जिसे हम लघु श्रृंखला कहते हैं। ये सारी जो चेनें, दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड, ये ध्यान रखना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें ऊपर का जो स्थल होता है दोनों का, इसे हम प्रतिजन प्रबंधक स्थल कहते हैं। यहीं पर आकर के आपका जो भी रोगाणु होगा वो यहीं से इसको पकड़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिजन बंधक स्थल कहते हैं। तो डायग्राम आए तो आप स्पष्ट रूप से इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड 4 चेन को, 2 छोटी 2 बड़ी, दोनों को सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ना है और इसमें एक प्रतिजन बंधक स्थल आपको बनाना है। क्लियर, तो ये हो गया आपका प्रतिरक्षा तंत्र। अब आ जाते हैं टीकाकरण किसे कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी निष्क्रिय कोशिका है ना, या किसी जीव की निष्क्रिय कोशिका या प्रतिरक्षी कोशिकाओं को जब हम क्या इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराते तो इसी को टीकाकरण कहते हैं। और जो हमने वो निष्क्रिय प्रतिरक्षी कोशिकाओं को प्रवेश कराया वो टीका था, है ना। तो वही है टीकाकरण, क्या है कि प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या फिर निष्क्रियता या फिर ध्रुवीलीकृत जो कि रोगजनक टीके की प्रतिजनी प्रोटीन से निर्मित को क्या कर रहे हैं, हम शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है, टीका किसी भी इनसे सबसे निर्मित होकर के उस प्रोटीन को हम क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं। तो शरीर में प्रवेश कराने की जो क्रिया है उसे टीकाकरण कहेंगे। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न जो प्रतिरक्षी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजन्य कारकों को निष्प्रभावित करती है। तो टीकाकरण से क्या हुआ, आपके शरीर में बाहर से
बाहर से एक प्रतिरक्षी कोशिका आपके शरीर में बनाई जा रही है। टीकाकरण से आपकी बॉडी में प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनती है जो कि एक विशेष रोगाणु के लिए क्या होगी, उसके खिलाफ काम करेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका टीकाकरण। जैसे आपने कोरोना वैक्सीन लगाई थी तो कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रही थी ना, तो वो वैक्सीन आपकी बॉडी में प्रतिरक्षी कोशिका बना रही थी कोरोना वायरस के खिलाफ। क्लियर, तो ऐसे याद रखना है। चलो, एलर्जी की बात करें तो एलर्जी क्या है, तो जब क्या हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा बाह्य कणों या पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाली अति संवेदनशीलता, किसी भी बाह्य कारक के प्रति होने वाली शरीर में जो अति संवेदनशीलता होती है ना, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। और वो जो बाह्य कारक जिसके प्रति अति संवेदनशील उत्पन्न होगी वो एलर्जी कारक यानी कि एलर्जन कहलाएंगे। तो एलर्जन जैसे धूल के कण होंगे, है ना, पराग कण होते हैं, ये सब एलर्जन कहलाते हैं। क्लियर, तो IgE प्रकार की प्रोटीन द्वारा प्रतिरक्षी बनेगी एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन। ये भी ध्यान रखना कि एलर्जी के टाइम पर कौन कौन सा, एक तो मास्ट कोशिका से हिस्टामिन या सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी में लक्षण क्या होंगे, व्यक्ति में सूजन आ जाएगी, लाल गर्म छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में दिक्कत, ये सब क्या है एलर्जी के यहाँ पर ये क्या है लक्षण है। ठीक है, तो किसके कारण, जब बॉडी में हिस्टामिन और सीरोटोनिन यहाँ पर रिलीज हुआ। अगर एलर्जी के प्रभाव को कम करना है तो हम क्या दे देंगे, प्रतिहिस्टामिन, एडिनिलिन या स्टेरॉइड्स दे देते हैं व्यक्ति को, जिसके कारण उसकी एलर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एलर्जी का भी टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला टॉपिक आपका आ जाता है एड्स का। इंपॉर्टेंट है, सीधा निबंध टाइप का आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एड्स की बात करें, आप सभी को पता है एड्स क्या है, एक विषाणु जनित, है ना, वायरस जनित रोग है जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलती है। तो यहाँ रोग क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा उत्पन्न होगा। जिस व्यक्ति में HIV वायरस पाया जाएगा उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। और एड्स का पूरा नाम क्या है आपका, एड्स, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर बात हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एड्स का जो वायरस है HIV वायरस, वो एक प्रकार का क्या है, पश्य विषाणु, उसी को हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं, जो कि संक्रमित व्यक्ति की रक्त, लसिका, मस्तिष्क, ऊतक, प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु, अश्रु, अस्थि मज्जा, रक्त प्लाज्मा, लार, वीर्य में पाया जाता है। HIV मनुष्य में अर्बुद रोग उत्पन्न करने में भी सहकारक का कार्य करेगा। यह व्यक्ति के कई वर्षों तक सामान्य रहेगा, परंतु दूसरे लोगों के लिए यह संक्रमणकारी होता है। तो HIV के कारण आपका एड्स रोग होता है और इसके कारण बहुत सारे होंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या पता कई बार HIV संरचना आ जाती है कि HIV की संरचना बनाए। तो ध्यान रखेंगे HIV के बाहर, सबसे बाहर आपकी ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा, है ना। एक होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये है आपका, ये जो दे रखा है ये GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और ये जो है आपका ये क्या है आपका ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। तो ये आपकी संरचना इसमें होती है। उसके बाद आपका ये जो HIV, इसमें 2 प्रोटीन के आवरण होते हैं। तो एक प्रोटीन का आवरण आपको ये दिखाई दे रहा है और एक आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये 2 प्रोटीन के आवरण, जो सबसे बाहर वाला आवरण है वो क्या है, प्रोटीन 17 है, और अंदर वाला जो आवरण है वो क्या है, प्रोटीन 24 है। क्लियर। उसके बाद आपके HIV वायरस में 2 RNA की कुंडली होंगी, एकल श्रृंखला। तो ये क्या होता है, ये एक RNA इस तरीके से कुंडलित RNA, और ये क्या है 2 के दूसरा कुंडलित RNA है। तो यहाँ पर क्या है, RNA होते हैं 2 कैसे कुंडलित रूप में। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। यही वो एंजाइम्स है जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये व्यक्ति के शरीर में HIV प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, वहां पर जो आपका DNA होगा उससे, सॉरी जो उसका पश्य विषाणु, ये जो RNA ना, ये व्यक्ति के शरीर में जाकर के RNA से DNA का निर्माण करते हैं ना। तो पश्य क्रिया कर रहा है इसलिए इसको पश्य विषाणु, उल्टी क्रिया करते हैं ना, हमने DNA से RNA पढ़ा, लेकिन ये RNA से DNA बनाएगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर करते हैं, तो इसलिए हम इसे पश्य विषाणु भी या रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होगी। उसके बाद अगर इसके संचरण की बात करें तो कैसे संचरण होता है, तो सामान्य इस रोग का संचरण रक्त स्राव द्वारा होगा। यदि स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्ति के रक्त स्राव के संपर्क में आ जाएगा तो इसके संचरण के अवसर, HIV का संचरण बढ़ जाता है। उसके अलावा समलैंगिक और द्विलिंगी क्रिया, है ना, संक्रमित रक्त के आधान के द्वारा,
सुई, संक्रमित सुई द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग करने से। और अन्य मामले क्या है, संक्रमित नर एवं मादा, संक्रमित मादा से नर में या मादा से शिशु में, जरायुष के माध्यम या इत्यादि। तो ये सारे के सारे संक्रमण के माध्यम है। या तो आप रक्त चढ़ा रहे हो संक्रमित व्यक्ति का, तब हो सकता है। सुइयों का उपयोग कर रहे हैं, है ना, ड्रग्स का जो उपयोग कर रहे हैं उनको भी HIV हो जाता है। कभी कभी असुरक्षित यौन संबंध से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, संचरण के कारण होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं एड्स के, तो बार बार इसमें सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। एड्स में देखो यहाँ पर ना, जो एड्स HIV वायरस है, ये सबसे ज्यादा, ये HIV वायरस जाते ही टी सहायक कोशिका, ये जो टी सहायक कोशिका है ना, इस कोशिका पर आक्रमण करता है। और टी सहायक कोशिका वो कोशिका होती है जो आपके पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उसको चला रही है। अगर टी सहायक कोशिका ही संक्रमित हो जाए तो बाकी की जो कोशिका है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। और अगर वो अपना काम नहीं करेगी तो आसानी से कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है वो एक साथ कई सारे रोगों से ग्रसित होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में कई सारे रोग प्रवेश कर रहे हैं और उसका प्रतिरक्षा तंत्र काम भी नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हमने कहा ना, सिंड्रोम, रोगों का पूरा समूह आ जाता है एक ही व्यक्ति के अंदर, ठीक है। टीबी, कैंसर, निमोनिया, यौन रोग का उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, इतने सारे रोग आएंगे और वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना और अंत में मृत्यु हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होना, धीरे धीरे शरीर के भार में कमी होना, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता का खतरा होना, सिर दर्द रहता है, चक्कर आना, ये सारे के सारे आपके क्या है, एड्स के लक्षण है, ठीक है। फिर आगे चले, अब निदान क्या है, तो निदान के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, HIV के संक्रमण में लगभग 6 से 8 महीने बाद हमारा शरीर स्पष्ट प्रतिरक्षी प्रक्रिया दर्शाएगा, जिसे निम्न निदान के द्वारा जाना जाता है, जैसे कि एलाइजा टेस्ट के द्वारा, है ना। तो एलाइजा टेस्ट किया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, विशिष्ट किट होती है जिसमें HIV वायरस की पहचान की जाएगी HIV प्रतिजन के द्वारा, तो ये टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बचाव के उपाय, जो जो कारण है उसी से बचना है, यानी कि निर्जीवीकृत सुई का उपयोग करना, है ना, रक्त ग्रहण करते समय उसकी पूर्ण जांच करना, क्लियर, यौन संबंध को बनाते समय सुरक्षा यानी कि कॉन्डम का उपयोग करना, ठीक है, यानी कि वैश्वावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाना, सुई और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, ठीक है, जनता को एड्स के बारे में जागरूक करना, यही क्या है, इसके बचाव के उपाय है। तो ये सारा आपका पूरा अगर 5 नंबर में आए तो आपको ये हेडिंग बना करके लिखना होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपके कैंसर का। तो कैंसर क्या है, ध्यान रखोगे, जब शरीर की, है ना, शरीर की किसी भाग या ऊतक की कोशिका में होने वाला अनियंत्रित कोशिका विभाजन को, जिसमें क्या होता है, गांठ का निर्माण होता है, कैंसर कहते हैं। और कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जब क्या है, किसी व्यक्ति की कोई ऊतक या कोशिका अनियंत्रित विभाजन करती है, ऐसा कोशिका विभाजन करे जो रुक ही नहीं रहा है और उस कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक गांठ, ट्यूमर का निर्माण हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब कैंसर भी आपकी अगर बात करें तो कैंसर में आपकी 2 प्रकार के यहाँ पर कोशिकाएं होती है। एक तो होता है सुदम अर्बुद, जिसे बिनाइन कहते हैं, और एक होता है दुर्दम अर्बुद। तो सुदम तो स्थिर, इसमें जो कोशिका विभाजन होगा ना, ये निश्चित स्थानों पर स्थिर बने रहते हैं और स्थानांतरित भी नहीं होंगे, क्योंकि संयोजी ऊतक से आवरण से चिपके रहते हैं। उसके अलावा समय से अगर निकाल दिया जाए तो ये जो आपके सुदम अर्बुद होते हैं ये हानिकारक नहीं होंगे, इसका ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है, इस दुर्दम अर्बुद के पास, मैलिग्नेंट जो आपकी कोशिका होती है उसमें कैंसर, वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक तो स्थिर नहीं होते हैं, है ना, और ये रुधिर माध्यम से संक्रमित स्थान से दूसरे अंगों में जाकर के वहां पर भी क्या करेंगे, ट्यूमर बना देंगे। पहले तो जहां पर थे वहां पर प्राथमिक ट्यूमर बनाया, फिर रक्त माध्यम से होते हुए जिस स्थान पर गए वहां पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन करके वहां पर भी द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण करा। और ये जो स्थानांतरण की इन्होंने क्रिया करी ना, इस गुण को क्या कहते हैं, इनका मेटास्टैटिस। तो कैंसर कोशिकाओं में ये गुण होता है मेटास्टैटिस का, कि वो प्राथमिक ट्यूमर बना के रक्त माध्यम से चल करके किसी और स्थान पर फिर द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण करा। तो ये जो स्थानांतरण इन्होंने किया, इसका गुण कहलाता है मेटास्टैटिस। उसके अलावा अगर इनको समय से नहीं निकाला जाए तो संपूर्ण शरीर में फैल करके ये क्या कर लेंगे, व्यक्ति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इतना खतरनाक होता है मैलिग्नेंट यानी कि दुर्दम अर्बुद। उसके बाद अगर बात करें कैंसर के प्रकार की, तो आपके अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे कि कार्सिनोमा,
सार्कोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा जो भी आपके उपकला ऊतक से बने हुए अंग होते हैं, ग्रंथियां होंगी, उनके कैंसर को हम क्या कहते हैं, आपके कार्सिनोमा कहेंगे। जैसे स्तन कैंसर की बात कर रहे हैं, फेफड़ों के कैंसर, त्वचा कैंसर, है ना, ये सारे कैंसर उपकला ऊतक से बने अंगों में हो रहे हैं, तो ये कार्सिनोमा आपके कैंसर है। सार्कोमा में यहाँ पर जो आपके मेसोडर्म से बनने वाले अंग का जो कैंसर होगा उसको हम सार्कोमा कहेंगे, जैसे कि पेशिया ऊतक का कैंसर या लसिका ग्रंथि या अस्थि का कैंसर। और अगर बात करें ल्यूकेमिया, तो ये रक्त कैंसर की बात हो रही है ना। इसमें क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी में अत्यधिक वृद्धि, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कोशिका अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर लेती है, जिससे डब्ल्यूबीसी की रक्त में मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो इसके बाद इसमें क्या है कि कैंसर के कारण क्या होते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं, आयनीकारी कारण हो सकते हैं, यानी कि एक्सरे, पराबैंगनी किरणें या फिर आपकी जो गामा किरणें उनके द्वारा, है ना। भौतिक उद्दीपन की बात करें तो यहाँ पर बाहर से प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जो कश्मीरी में ठंड से बचने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो कंगारी होती है ना, तो कंगारी जो होती है उसका उपयोग करते हैं, धुएं से कैंसर, है ना, स्मोकिंग से कैंसर, जो तंबाकू होंगे उनसे कैंसर, रासायनिक उद्योग में कैफीन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, निकोटीन जो आपके तंबाकू, सिगरेट इनमें होता है, तो इनसे फेफड़ों का, मुंह का कैंसर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैविक कारक भी होते हैं। ठीक है, कुछ जैविक कारक होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके शरीर के जो प्रोटो ऑन्कोजीन है उनको क्या करते हैं, ऑन्कोजीन में बदल देते हैं, तो इससे भी कैंसर होता है। तो अलग अलग कारण होते हैं कैंसर होने के, ये सारे कारण हैं। ठीक, उसके अलावा अगर बात करें कि इसका उपचार कैसे किया जाएगा, तो पहले इसकी जांच कैसे की जा रही है, बायोप्सी के द्वारा। इसमें जहां पर भी कोई अंग संदेश, जो अंग में कहीं आपको दिख रहा है कि कोशिका विभाजन से गुठली बन गई है ना, या वहां पर एक गांठ सी बन गई है, तो आप उसका एक टुकड़ा लेकर के सीधा उसकी जांच करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसी क्रिया को बायोप्सी कहते हैं। या तो क्या कर दो, व्यक्ति की एमआरआई कर दो, यानी कि रेडियोग्राफी द्वारा, एक्सरे द्वारा भी यहाँ पर कैंसर की जांच की जाती है ना। रुधिर परीक्षण के द्वारा भी कैंसर की पहचान की जाएगी। तो ये तो पहचान परीक्षण के यहाँ पर तरीके बताए हैं, है ना। अगर इसका उपचार की बात करें तो इसके उपचार हम विकिरण के द्वारा भी कर सकते हैं। विकिरण में हम क्या करेंगे, एक्सरे, है ना, कोबाल्ट 60 विकिरण का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई मनुष्य का ये शरीर है, माना यहाँ पर कोई गांठ बनी हुई है, तो हम उतनी उच्च तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है उसको इस स्थान पर डालेंगे, तो यहाँ से इस इतनी उच्च विकिरण वाली से क्या हो जाएगा, वो कैंसर कोशिका वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो विकिरण उपचार कहते हैं। हार्मोनल उपचार में हम कैंसर की विपरीत हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, है ना। शल्य क्रिया में हम क्या करेंगे, वो जो ट्यूमर है उसको क्या कर देंगे, शल्य क्रिया द्वारा शरीर से ही हटा देते हैं, सर्जरी कर दिया। रासायनिक उपकरण में उपचार में हम क्या करते हैं, इसमें हम व्यक्ति को औषधि देते हैं, लेकिन इस औषधि के कई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि व्यक्ति के वजन में कमी हो गई, उसके बाल झड़ जाते, तो वो उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके यहाँ पर हमने यहाँ पर उपचार करते हैं। ठीक है, ये उपचार के कारण है। अब आ जाते हैं अगला जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है ड्रग्स और अल्कोहल का। तो अगर बात करें यहाँ से आपको क्या रखना है, ड्रग्स के नाम और कहाँ कौन से अंग को प्रभावित करती है, किससे प्राप्त की जाती है, बस इतना याद रखना है। तो ड्रग्स और अल्कोहल, वर्तमान युवाओं में ड्रग्स और अल्कोहल का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, आपको याद रखने, जैसे कि आपका जो ओपियोइड्स ड्रग्स है, इसको प्राप्त किया जाता है किससे, ये आपको ध्यान रखना है, इसको पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से प्राप्त किया जाएगा। और ये जो ड्रग्स है वो ऐसा ड्रग है जो कि व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को और जठर रोग पथ को, है ना, जठरांग जो पथ होता है उसको क्या करता है, उसमें वहां पर इसकी क्या होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी ग्राहियां उपस्थित होती है। तो जब व्यक्ति ओपियोइड्स लेता है तो वो उन ग्राहियों में जाकर के जुड़ जाता है, जिससे कि व्यक्ति को या तो केंद्रीय तंत्रिका संबंधित या फिर जठरांग संबंधित कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये उन ओपियोइड ग्रंथों से बंध जाएगा। और आपका यहाँ पर ओपियोइड से जो आपका स्मैक के नाम से मशहूर जो हीरोइन है ना, ये बनाया जाता है। और हीरोइन का अगर हम रासायनिक रूप की बात करें तो ये क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाई एसिटिल मॉर्फिन आपका क्या है, हीरोइन होगा उसका रासायनिक रूप। ठीक है, कैसा होता है, ये सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक है, और यह ड्रग्स आपके अफीम से यानी कि पेपेवर सोमनिफेरम की किससे, लेटेक्स से प्राप्त करा जाता है। तो ये पॉपी प्लांट से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ऑपियोइड्स के बारे में।
उसके बाद दूसरा आपका कैनाबिनॉइड्स है, तो कैनाबिनॉइड्स को प्राप्त किया जाता है कैनाबिस सटाइवा के पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाएगा। और ये क्या है, जो भी आपका कैनाबिनॉइड में जो भी आपका भांग का पड़ा ना आपने भांग वाला के फूल के शीर्ष, पत्तियां, रोल के विभिन्न संयोजी, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, ये सब बनाया जाता है किससे, कैनाबिस सटाइवा से। भांग बनाया जाएगा, चरस, मैरिजुआना, ठीक है, हसीस, ये सब किससे बनाया जा रहा है, कैनाबिस सटाइवा से, ये सारी ड्रग्स। उसके अलावा इसको मुंह के द्वारा खाया जाएगा और ये कहाँ प्रभावित करेगा, व्यक्ति के हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लियर बात। उसके बाद आ जाते हैं कोका एल्किलॉइड की बात करें तो कोका एल्कोलाइड, इसको हम कोकीन भी कहते हैं, ये कोकीन कोका के नाम से जाना जाता है। और इससे जो इसको प्राप्त किया जाएगा किससे, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। और ये क्या करेगा, सांस के द्वारा अंदर खींचा जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होगी। कोकेन के द्वारा विभ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसके द्वारा व्यक्ति को सुखाभास होता है, ठीक है। पीछे वाले में तो व्यक्ति का पूरा शरीर शांत हो जाता है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक ऊर्जा, अलग ऊर्जा आ जाती है और बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसे इस वाले जो ड्रग्स को अगर व्यक्ति प्रयोग करता है कोका एल्कोलॉइड का, ठीक है, लेकिन बहुत हानिकारक है क्योंकि उसके अन्य अंगों को खराब कर रहा है। उसके अलावा बात करें बर्बिटूरेट, है ना, यहाँ पर एफेटामिन, है ना, या फिर बेंजोडाइजेपिन, ये जो है ये सारे के सारे ड्रग्स किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, ये सारे ड्रग्स वैसे सही तरीके से यूज किया जाए तो जो मानसिक रोगियां होती है या जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए दी जाती है। लेकिन व्यक्ति लोग क्या करते हैं, ऐसे इनका गलत उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा ना ड्रग्स का कुप्रयोग, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनको औषधि के रूप में दिया जाता है, लेकिन इनका भी क्या हो रहा है, कुप्रयोग हो रहा है। जैसे मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक और पीड़ाहार है, यानी कि शल्य क्रिया में दिया जाता है मॉर्फिन को, क्लियर। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी क्या करते हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, क्लियर बात। उसके अलावा तंबाकू, निकोटीन सबसे खतरनाक जो होता है, तो तंबाकू में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होंगे जिनमें कि एक क्या है, एल्केलॉइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथियों को उद्दीपित करेगा और ये दोनों रक्तचाप, ये देखो रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है। इसके कारण धूम्रपान के रूप में निकोटीन ले रहे हो, तंबाकू के रूप में निकोटीन ले रहे हो, तो इससे देखो कैंसर होता है, फुसफुसिया, मूत्राशय, गले का कैंसर, मुख का कैंसर का मुख्य कारण आपका यही निकोटीन बनता है। तो इतने खतरनाक होते हैं ये सारे के सारे ड्रग्स, आपको बताया गया है ना। और अगर बात करें अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव, तो देखो अगर अल्कोहल कोई व्यक्ति लेता है तो इसका क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है, उसमें हिंसा, बर्बरता आ जाती है, श्वसन और हृदयपात होने का खतरा रहेगा, थकावट होती है, भूख बढ़ती है या घट जाती है, अवसादन, तनाव में वो रहता है ना। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके जो निकट जो संबंधी है उनसे आपको बातें करनी चाहिए। अगर आप इस परेशानी में आ गए हो तो उनको क्या करना है, उनसे परामर्श लेना चाहिए, है ना। शिक्षा और परामर्श, माता पिता से अपनी क्या करो, बातों को शेयर करो कि ऐसा ऐसा हो गया है, वो आपकी मदद करेंगे। और ज्यादा गंभीर स्थिति है तो चिकित्सक के पास आपको जाने की जरूरत है, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका चैप्टर होता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, वो हो जाता है यहाँ पर खत्म। तो चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इस चैप्टर, ये यूनिट 3 के आपके चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो 9वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी कि इसमें हम यहाँ पर ऐसी ऐसी कार्यनीति को पढ़ने वाले हैं जिसके द्वारा हमने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया है। तो इस चैप्टर में आपने देखना है कि कैसे आपने पशुपालन करके, कैसे आपने पादप प्रजनन करके यहाँ पर अपने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया, क्योंकि पृथ्वी पर इतनी ज्यादा जनसंख्या है, सबकी खाद्य पूर्ति करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो भी खाद्य उत्पादन है, जैसे कि जो आपकी मनुष्य है वो सर्वाहारी है, वो आपकी पादपों पर भी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जंतुओं के लिए भी भोजन पर निर्भर रहते हैं। तो यानी कि अगर उन्हें पादपों से भोजन प्राप्त करना होगा तो इसका मतलब हमें पादपों की खाद्य उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। और अगर जंतु से प्राप्त जो किसी उत्पाद में वो निर्भर है, जैसे मांस में, अंडा में, दूध में, तो कहीं ना कहीं हमें कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए हमें कहीं ना कहीं पशु में यहाँ पर देखना पड़ेगा।
तो यही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो वही है कि खाद्य उत्पादन में कि मानव अपने खाद्य पदार्थों के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्मित है ना, निर्भर है। क्लियर बात है, कहाँ है निर्भर, किसमें है, पादप और पशुपालन पर। क्लियर। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पूर्ति खाद्य संसाधनों के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए इन संसाधनों में वृद्धि के लिए कुछ तकनीकी वैज्ञानिक परिवर्तन किए हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, खाद्य उत्पादन में कार्यनीति। यानी कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि में क्या क्या कार्यनीति की गई है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो यहाँ जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन क्या है, पशु प्रजनन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, ऊतक संवर्धन, इन सभी के द्वारा खाद्य उत्पादन में आप देखोगे वृद्धि हुई है। तो चलिए अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पशु प्रजनन की बात करते हैं। पशु प्रजनन यानी कि हम जब अच्छी नस्लों के मध्य में संकरण कराएंगे और उनसे निर्मित संतति बनाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, पशु प्रजनन कहते हैं। तो वही है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु प्रजनन, पालन, पोषण और इनका व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, पशुपालन कहलाता है। पहले आपका पशुपालन है, ठीक है। तो पशुपालन में हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर ऐसे पशुओं का पालन पोषण करेंगे जिनसे हमें कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है। जैसे कि दूध आपको प्राप्त हो रहा है तो आप गाय, भैंस या बकरी को पाल रहे हो, आपको मांस प्राप्त हो रहा है, अंडे प्राप्त हो रहे हैं, तो आप ऐसे जीवों को पाल रहे हो जो कि मांस दे उत्पादकता में अत्यधिक हो या अंडे देते होंगे। तो पशुपालन में हम क्या करेंगे, हम ऐसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि करेंगे, ऐसे पशुओं का पालन करेंगे जिनसे हमें कोई उत्पाद मिलता है, ठीक है। तो वही आपका पशुपालन कहलाएगा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्ष, जैसे कि उनका, अब पशुपालन तो आप करोगे लेकिन वहां पर आपको पशुओं की व्यवस्था भी करनी है, उनके भोजन का ध्यान रखना है, उनका स्वास्थ्य, उनका आवास, प्रजनन का अध्ययन, सब कुछ रखना है। तो पशुपालन का उद्देश्य क्या है, खाद्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसे कि हमें दूध, दही, मक्खन, अंडे, मांस, शहद जैसे खाद्य पदार्थ के लिए किस पर निर्भर है, पशु पर। तो इन खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक पदार्थ पाए जाएंगे जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर। अब ये आपने देखना है। अब मानव कल्याण में अगर पशुपालन की भूमिका की अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर पशुपालन से आप क्या क्या है इसकी भूमिका। जैसे कि आप क्या करोगे, आप डेयरी फार्म खोल रहे हो, है ना, पशुपालन, डेयरी फार्म में ऐसे पशुओं को रखोगे तो यहाँ पर जो क्या देते हो, आपको दूध देते हो, ऐसे जीवों का आप पालन पोषण करोगे। दूसरा, जैसे कि आपने क्या खोला, यहाँ पर कुक्कुट फार्म खोला, ठीक है। तो कुक्कुट फार्म में आप कैसे यहाँ पर पशुओं को पालोगे जो आपको अंडे देते होंगे या फिर आपको क्या देते होंगे, मांस देते होंगे, है ना। तीसरी बात अगर करेंगे, हम कहते हैं मत्स्य पालन की हम बात करेंगे, ठीक है, पालन की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मत्स्य पालन में जितने भी आपके जलीय जीव होंगे जो कि आपके लिए, है ना, जो कि आपके जलीय जीव जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे खाद्य में, आप ऐसे यहाँ पर जलीय जीवों का पालन करोगे, जैसे कि मछली वगैरह, है ना। और चौथा, जैसे कि इसमें आप पढ़ोगे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप मधुमक्खियों का पालन कर रहे हो और यहाँ पर किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको उससे क्या प्राप्त हो रहा है, शहद प्राप्त हो रहा है। तो ये सबको करने के लिए आपको वहां पर जो भी आप यहाँ पर पालन कर रहे हो तो आपको इन सभी जीवों के भोजन का ध्यान रखना है ना। पहले तो इनकी नस्ल चूज करोगे कि सबसे अच्छी नस्ल होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आप पालन करोगे उनके आवास का ध्यान जरूर रखोगे, उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, उनके स्वास्थ्य की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर एक यहाँ पर प्रबंधक भी होना चाहिए, प्रशिक्षित क्या होना चाहिए, प्रबंधक, जिसको ये पता हो अच्छे से कि यहाँ पर क्या है, इनका कब यहाँ पर इनके बच्चे होना, यानी कि इनका कब निषेचन का काम हो रहा है, कब प्रसव की क्रिया हो रही है, तो उसको पूरी उनके स्वास्थ्य की भी यहाँ पर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको डेयरी फार्म में अगर कोई पशु पाल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य की, कब इनका मध चक्र आएगा, कैसे बच्चे की संतति यहाँ पर ये जन्म देंगे, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर प्रशिक्षित प्रबंधक के अलावा आपके पास सारे जीवों का क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके जो आपने पशुपालन करा है वहां कितने पशुओं की संख्या है, कितने पशु बीमार है, कितने पशु मर गए हैं, कितने पशु ने नया जन्म लिया है, तो ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए एक पशुपालक के पास।
और उसी के अलावा लास्ट में क्या होना चाहिए कि आपके यहाँ पर जो आपको उत्पाद प्राप्त हो, कोई भी उत्पाद प्राप्त हो, उत्पाद का भंडारण होना चाहिए, प्रॉपर भंडारण की व्यवस्था, वह क्या होना चाहिए, परिवहन, जहां आप बेच रहे हो तो परिवहन की भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है या डेयरी फार्म प्रबंधक आ जाए, कुक्कुट फार्म आ जाए, तो ये ध्यान रखने कि सबसे पहले हम उनके नस्ल देखते हैं, आवास का ध्यान, भोजन का, स्वास्थ्य का, प्रशिक्षित प्रबंधक, रिकॉर्ड और उत्पादक और भंडारण परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर बात है। जैसे कि डेयरी फार्म में नस्ल आप अच्छी गाय की नस्ल, अच्छी भैंस की नस्ल को रखोगे, है ना। कुक्कुट फार्म में आप ऐसे मुर्गी या ऐसे अंडे देने वाले जीवों का यहाँ पर पालन करोगे जैसे कि जो ज्यादा आपके मांस उत्पादक में ज्यादा हो, अंडे उत्पादन में ज्यादा हो, है ना। मत्स्य में भी आप सेम करोगे। मधुमक्खी में क्या करोगे, आप उनकी आवास कैसा बनाओगे, ऐसे इलाके में बनाओगे जहां गार्डन वाला एरिया है, बहुत ज्यादा फूल होंगे, क्योंकि मधुमक्खी क्या करेगी, फूलों का मकरंद चूस के शहद बना रही है, तो ऐसे एरिया में आप क्या करोगे, मधुमक्खी पालन करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरीके से आप क्या करोगे, खाद्य उत्पादन को बढ़ाते हो। दूसरा, अगर बात करें पशु प्रजनन की, बात करो, आप क्या कर सकते हो, पशु प्रजनन करके आप यहाँ संतति में सुधार भी कर सकते हो। तो कैसे कि पशु प्रजनन की बहुत शाखा जिसमें पशुओं की आनुवंशिकता में सुधार करके अच्छे नस्ल के पशुओं को विकसित किया जाता है। तो यहाँ पर आप खाद्य उत्पादन को ऐसे भी बढ़ा सकते हो कि आप दो अच्छी नस्लों के मध्य में संकरण कराकर एक ऐसी नस्ल का निर्माण करेंगे जो कहीं ना कहीं अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, या उसकी रोग प्रतिरोधकता अच्छी होगी, या उसकी खाद्य उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी। तो ऐसी नस्लों का आप क्या करते हो, यहाँ पर निर्माण करते हो। जैसे कि इसमें आपके 3 प्रकार के पशु प्रजनन होते हैं। एक होता है अंतः प्रजनन, दूसरा होता है बाह्य प्रजनन, और तीसरा क्या होगा, कृत्रिम प्रजनन है। तो देखिए, अंतः प्रजनन में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब एक ही नस्ल के नर और मादा के मध्य में संकरण हो जो कि 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में संबंधित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतः प्रजनन कहते हैं। तो अंतः प्रजनन आप ऐसी एक ही नस्ल के ऐसे जीवों के बीच में कराओगे जिनके क्या है, 4 से 6 पीढ़ी तक क्या होनी चाहिए, समान क्या होने चाहिए, पूर्वज होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, उनके 4 से 6 पीढ़ी तक आप लगातार उनके मध्य में संकरण कराओगे, आपस में ही संकरण करा करके संतति का निर्माण करते हो। क्लियर। इससे आपको संतति में शुद्ध वंशानुक्रम होता है, लेकिन इसका हानिकारक ये यहाँ पर एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पर अगर आप 4 से 6 पीढ़ी तक यहाँ से इससे अधिक कराओगे तो यहाँ पर जो क्या होगी, संतति होगी, वो क्या होती है, उनकी जो जनन क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, क्षमता क्या हो जाएगी, कम होने लग जाती है। तो 4 से 6 पीढ़ी तक ही यहाँ पर संकरण कराया जाएगा, तब तक ही सही है, लेकिन उससे ज्यादा कराने पर जो आपकी यहाँ पर संतति होगी वो बंध्य भी बन सकती है और उसकी जनन क्षमता कम होती जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्या आ जाता है, आपका बहिर्प्रजनन आ जाता है। अब बाह्य प्रजनन में आप देखोगे इसका उल्टा, यहाँ पर 4 से 6 पीढ़ी तक यहाँ पर किसी भी नस्ल, दोनों नस्ल में से किसी का कोई भी उभय पूर्वज समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही नस्ल होनी चाहिए, लेकिन उसके ऐसे नर मादाओं के मध्य में संकरण होगा कि उनके क्या होगी, 4 से 6 पीढ़ी तक कोई भी उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य प्रजनन कहेंगे। अब बाह्य प्रजनन भी आपका अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है आपका बहिर्संकरण, दूसरा होता है आपका संकरण, और तीसरा होता है अंतःविशिष्ट संकरण। अगर बहिर्संकरण की बात करें तो इसमें 4 से 6 पीढ़ी तक इनका कोई उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए, ऐसी नस्लों के मध्य में आप संकरण कराते हो। लेकिन वही संकरण की बात करें तो यहाँ पर आप क्या करोगे, भिन्न भिन्न दो ऐसी अलग अलग नस्ल होनी चाहिए, उनके नर और मादाओं के मध्य में संकरण कराकर संतति निर्माण किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बीकानेरी भेड़ जो कि मादा है, इसका मैरिनो आपका रेम्स जो कि मेढ़ा नर है, इसके साथ जब संकरण कराते हैं तो इनसे कौन सी नस्ल बनती है, हिस्सरडेल नामक नस्ल का निर्माण होता है। तो ये आपकी क्या है, दो भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य में संकरण कराकर एक नई नस्ल का निर्माण कर दिया। और अंतःविशिष्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जातियां ही अलग अलग होती है, यानी कि दो अलग अलग जाति के नर और मादा के मध्य संकरण कराया जाएगा, तो इसको हम अंतःविशिष्ट संकरण कहेंगे। इसमें आप देखोगे कि मादा घोड़ा एग्जाम्पल है, और मादा घोड़ा का नर गधा के साथ जब संकरण हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाता है,
खच्चर बन जाता है, तो ये आपका अंतःविशिष्ट संकरण में आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाता है कि कृत्रिम संकरण यानी कि कृत्रिम प्रजनन हम इसे कहते हैं या कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। पशुओं में ये किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान, जिसे हम एक और नाम से MOET यानी कि बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम एक ही मादा में बहुत सारे अंडाणु का संलयन कराते हैं और फिर उस अंडाणु से जो युग्मनज बन रहा है या हम एक ही मादा में बहुत सारे अंडाणु को उत्पन्न करते हैं और फिर उस अंडाणु को, उस निषेचित अंडाणु को किसी दूसरी मादाओं में डालेंगे, तो आपको देखो एक ही मादा से कई सारे अंडे प्राप्त हुए और कई सारी संतति आपको मिल जाती है। तो कृत्रिम प्रजनन में क्या होगा, तो इसमें देखो चयनित नर पशु से वीर्य प्राप्त करके विशेष उपकरण द्वारा मादा पशु के जनन पथ तक पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल, अगर हम गर्भाधान की बात करते हैं, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो इसमें आप कृत्रिम रूप से, है ना, आप क्या करोगे, पहले नर जो होगा नर पशु से वीर्य को लोगे और वीर्य को फिर कृत्रिम माध्यम से मादा के गर्भाशय में एंट्री कराते हो। क्लियर। इसमें सबसे पहले वांछित लक्षण वाले नर और मादा पशुओं का चयन किया जाएगा तथा फिर नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके मादा पशु के जनन पथ में अंतःक्षेपित किया जाएगा। इस विधि द्वारा संकर पशु की संख्या बढ़ाने के लिए बहुअंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखो मादा को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करने के लिए FSH हार्मोन्स दिया जाएगा, जिससे कि मादा क्या करेगी, 7 या 8 अंडे उत्पन्न करेगी। अब मादा को यहाँ पर एक बार में एक ही अंडा बना रही है, लेकिन यहाँ पर मादा को हार्मोन्स दिया जाएगा FSH, जिसके कारण एक ही मादा में आपके 6 से 8 अंडे आपके बन जाते हैं। अब जैसे ही वो अंडे बन गए, ठीक है, फिर वो अंडे को हमने यहाँ पर कृत्रिम निषेचित कराया। इन अंडों को हम कृत्रिम विधि द्वारा निषेचित करके मादा में विकसित 8 और 12 कोशिकीय भ्रूण को हम शल्य क्रिया के द्वारा सरोगेट मादा में स्थानांतरित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मादा को क्या किया, इस मादा को हमने क्या दिया, FSH हार्मोन्स दिया और FSH हार्मोन्स के बाद इसने क्या करे, लगभग 6 से 8 यहाँ पर अंडे उत्पन्न करे, है ना। और फिर हमने क्या करा था, कृत्रिम रूप से गर्भ धारण कराया था, यानी कि हमने क्या करा, वीर्य यानी कि शुक्राणु को प्रवेश कराकर इतने अंडों को क्या कर दिया, निषेचित कर दिया, कृत्रिम रूप से निषेचित कर दिया। तो अब यहाँ पर जब ये निषेचित जो अंडा होगा, जब ये 8 से 32 कोशिकीय भ्रूण बन जाएगा, तो हम इस भ्रूण को कहाँ स्थानांतरित करेंगे, किसी सरोगेट मादा में, दूसरे जो अन्य मादाएं होंगी उन पशुओं में हम डालेंगे। तो आप देखोगे कि एक ही मादा के अंडाणु से कई सारी आपकी संतति बन जाएगी और ये कैसी बनेगी, अच्छे गुण वाली संतति बनेगी। तो ये होता है कृत्रिम गर्भाधान या फिर क्या बोलेंगे हम इसे, यहाँ पर स्थानांतरण, भ्रूण स्थानांतरण कर रहे हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको डेयरी फार्म सबका बता दिया है ना, तो डेयरी फार्म क्या होगा, दुग्ध उत्पादन हेतु अच्छी नस्ल के पशुओं का जहां पालन पोषण किया जाएगा वो डेयरी फार्म कहलाएगा। अब डेयरी फार्म के लिए आपको प्रबंधक आवश्यक है ना, तो दुग्ध के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए काम आने वाले संसाधन और तंत्रों का अध्ययन डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पशु का, मैंने अभी बताया ना, इसके अंतर्गत डेयरी फार्म ऐसे ही नहीं खोलोगे, उसके अंदर आपको सब बातें ध्यान रखनी होती है, पशुओं का रहन सहन, उसकी नस्ल, उसका भोजन, स्वास्थ्य, इन सब पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कि यही है, अगर डेयरी फार्म के ऊपर आंसर क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन लिखो और फिर ये सारे हेडिंग क्या क्या करोगे, नस्ल अच्छी है ना, अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए या उत्पादकता क्षमता अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उन पशुओं के आहार की व्यवस्था, पशु के लिए संतुलित और स्वच्छ आहार होना चाहिए। उसके आवास की, है ना, आवास स्वच्छ और तापमान, नमी, वायु आदि का ध्यान रखना है। पशु स्वास्थ्य, समय समय पर पशु चिकित्सा और पशुओं की स्वास्थ्य की जांच कराना, उनका समय समय पर टीकाकरण करना। एक पशुपालक पे ये सारे काम करने बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद वहां के लिए एक प्रशिक्षित पशुपालक को रखना, यानी कि प्रशिक्षित पशुपालक होना आवश्यक है। उसे पशुओं के मध्यकाल, प्रजनन काल, नवजात शिशु की देखभाल आदि के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी होती है।
ठीक है, तो ये रखना है। उसके अलावा देखो रिकॉर्ड रखना और निरीक्षण, पशुओं से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड होंगे, कितने पशु है ना, कितने पशु मरे, कितने बड़े, ये सब रिकॉर्ड रखना। उसके अलावा डेयरी उत्पादन और भंडारण में परिवहन, जो भी उत्पाद प्राप्त हो, आपको इन पशुओं से दुग्ध मात्रा में मिला तो उस दूध का प्रॉपर भंडारण, बड़े बड़े बर्तन होने चाहिए, है ना, और अगर उनका परिवहन करना होगा तो गाड़ी वगैरह की सबकी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पशु पालन में डेयरी फार्म प्रबंधन करते हो। सेम इसी तरीके से अगर कुक्कुट फार्म आए तो वही है, लेकिन कुक्कुट फार्म में आप क्या करोगे, इसके अंतर्गत मांस और अंडे को प्राप्त करने के लिए मुर्गी, बतख जैसे पक्षियों का पालन किया जाता है और इसके खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनका सही प्रबंध आवश्यक है, जिसके लिए निम्न बिंदु की जानकारी है। तो यहाँ पर देखो, अच्छी नस्ल की बात करें तो अच्छी नस्ल के पक्षियों का चयन करेंगे, जैसे कि अंडों उत्पादन के लिए एक मुर्गी की नस्ल, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो अंडे देने वाली है वो कौन सी नस्ल है, लेयर्स है। तो ये लेयर्स को हम चाहेंगे कि हम अपने कुक्कुट फार्म में रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडे प्राप्त हो, है ना। और मांस अगर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए तो हम यहाँ पर बॉयलर से क्या है, नस्ल है, अच्छी नस्ल है जो ज्यादा मांस उत्पादन करते हैं, तो अपने कुक्कुट फार्म में हम ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो जो आपकी ये जो नस्ल है ये कैसे आवास में, कैसे हवा, प्रकाश, जल, ताप आदि की व्यवस्था होनी है ना, लकड़ी का बुरादा और सूखे पत्ते फैले होने चाहिए आवास में। भोजन इनका क्या होना, अच्छा और संतुलित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लियर। उसके अलावा स्वास्थ्य की समय समय पर जानकारी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी एक प्रशिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि उसको क्या होना चाहिए, पक्षियों के स्वास्थ्य की जानकारी, उनका जनन काल कब है ना, उनका भोजन कैसा होना चाहिए, ये सारी उसके पास जानकारी होती है। उसके बाद उनका रिकॉर्ड रखना, उत्पादन और भंडारण और परिवहन, ये सब होना चाहिए अगर कुक्कुट फार्म भी आप खोलते हो तो उसके लिए भी। उसके बाद जैसे कि मत्स्य की बात करें तो मछलियों या जलीय जीवों को पकड़कर उनका पालन पोषण करके उन्हें बेचना संबंधित उद्योग को हम क्या कहते हैं, मत्स्य पालन कहेंगे। मत्स्यों को क्यों पाल रहे हो आप, क्योंकि प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि जैसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व आपको उसमें पाए जाते हैं। अब मछलियों के लिए भी आवास की व्यवस्था कर रहे तो अलवणीय जल वाली मछली वहां होंगी, है ना। तो अलवणीय जल में जैसे लेविया, रोहिता, कतला आदि मछलियों का पालन खाने के लिए वहां दिया जाएगा। धान की खेती के साथ भी आप क्या कर सकते हो, मत्स्य पालन करते हो। तो ये मत्स्य पालन में भी आपका सेम चीज क्या होनी चाहिए, होना चाहिए। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये भी वही है कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। शहद क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि शहद में पोषक पदार्थ और औषधि गुण व्यापक पैमाने में पाए जाते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में मधुमक्खी पालन किया जाएगा। शहद के साथ साथ मधुमक्खियों से मोम भी प्राप्त होगा, जिसे बी वैक्स कहते हैं, और इसका उपयोग हम सौंदर्य वर्धक और पॉलिश पदार्थों में करते हैं, है ना, क्रीम वगैरह में हम शहद का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारे आपके क्या होंगे, पशुपालन होंगे, और इससे हमने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया है और अपनी जो आपकी आपूर्ति है उसकी पूर्ति की है। अब आ जाते हैं पादप प्रजनन से हम किस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, खाद्य उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो पादप प्रजनन क्या होगा, पादपों की आनुवांशिकी को परिवर्तन और उन्नत करने की कला क्या कहलाती है, पादप प्रजनन कहलाती है। हम यहाँ पर संकरण करके, ठीक है, पादपों की अच्छी नस्लों के मध्य में संकरण करके हम ऐसी संतति बनाते हैं, उनकी आनुवांशिकता में परिवर्तन करके ऐसी संतति बनाएंगे जो कि कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो कृषि से प्राप्त खाद्य उत्पादन सभी को प्राप्त हो सके, इसके लिए पादप प्रजनन का उपयोग किया जाएगा। इसके निम्न बिंदु है ना, आपको पादप प्रजनन करके क्या होगा, वही तो और उन्नत किस्मों का उत्पादन करोगे, है ना। इसके अलावा आपको अधिक उत्पादन वाली फसलों को विकसित करने में पादप प्रजनन का उपयोग करोगे। उन्नत खाद्य गुणवत्ता और पोषक तत्व युक्त किस्मों को तैयार करने के लिए आप पादप प्रजनन करते हो। रोग कीट प्रतिरोधक पादपों को प्राप्त करने के लिए आप पादप प्रजनन करोगे, है ना। और पादपों के जीवन चक्र की अवधि को छोटा करने के लिए आप क्या करते हो, पादप प्रजनन करते हो। तो पादप प्रजनन के अगर यहाँ पर लाभ आ जाए तो आपको ये लिखने हैं सारे के सारे, ठीक है। यानी कि आप टोटल मिलाकर के पादप प्रजनन अपने हित के लिए कर रहे हो, या तो वांछित और उन्नत किस्म का उत्पादन कर रहे हो, या खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर रहे हो, या फिर पादपों की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हो, पोषक पदार्थों में सुधार के लिए पादप प्रजनन कराते हो। लेकिन पादप प्रजनन कराने के लिए भी आपके पास अलग अलग चरण होते हैं।
सबसे पहले आप क्या करोगे, माना आपके पास यहाँ पर क्या बहुत सारे पादप है, तो पहले आप ऐसे पादपों को चयन करोगे, विभिन्नताओं का चयन, ऐसे पादप जिनमें अच्छे गुण है। तो आपने दो ऐसे पादप ले लिए, अच्छे पादपों को आपने अलग कर दिया कि इनमें क्या है, अलग अलग विभिन्नताएं, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, किसी का में पोषण की मात्रा अधिक है, या किसी में उत्पादकता अधिक है ना। और आप चाहते हो विभिन्नताओं के चयन के बाद आपको संतति कैसी चाहिए, आप यहाँ पर जनकों का मूल्यांकन और उनका चयन करोगे। यानी कि आपको चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए, आपके पादप होना चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो आपने एक ऐसे नर को ले लिया, और दूसरा आप चाहते हो कि अधिक उत्पादकता होनी चाहिए, तो आप उसी में से ऐसी नस्ल को चुनोगे जिसकी रोग, यहाँ पर एक की तो उत्पादकता, एक की तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, दूसरा मादा आपने ऐसे ली कि जिसकी उत्पादकता ज्यादा हो। तो आपने क्या कर दिया, जनकों का मूल्यांकन करा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उन जनकों के बीच में संकरण करा दोगे। तो जो जनक आपको मिल गए उन दोनों के मध्य में आपने संकरण करा दिया, और संकरण करा करके जो संतति हुई उनमें से जो क्या होंगी, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन, आपने वो श्रेष्ठ जो उनकी जो संतति होगी जिसमें दोनों के गुण होंगे, माता पिता, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और उत्पादकता क्षमता भी ज्यादा होगी, आपने क्या कर दिया, उनका चयन कर दिया। और आगे क्या करोगे, नवीन किस्म का परिरक्षण एवं व्यवसायीकरण, आगे उसी का क्या करोगे, उत्पादन करोगे, और उसी का फिर आगे व्यवसायीकरण होता है। तो इस तरीके से पादप प्रजनन के ये चरण होते हैं, और बाद में आगे बीज गुणन और वितरण उसी का क्या होगा, वो जो आपने पादप चयन करा उसके ही बीज का वितरण वगैरह आगे चलता जाएगा। तो ये होता है आपके पादप प्रजनन के कुछ स्टेप। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए। अगले की बात करें कि पादप प्रजनन के उदाहरण क्या क्या है। अब पादप प्रजनन करके आपने ऐसी ऐसी नस्ल बनाई है, आपने कीट प्रतिरोधी नस्लों का निर्माण करा है, आपने यहाँ पर रोग प्रतिरोधक नस्लों का तैयार किया है। तो कुछ यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि गेहूं की जो हिमगिरी किस्म है ना, सरसों की पूषा गौरव है, पूषा स्वामी आपकी किसकी है, भिंडी की है। तो ये आपके सारे पादप प्रजनन के द्वारा तैयार हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी है, देखो पादप प्रजनन द्वारा आपने इतनी सारी किस्म बनाई, गेहूं की हिमगिरी किस्म बनाई जो कि पण और धारी कीट के खिलाफ क्या है, एक रोग प्रतिरोधक किस्म है। उसके बाद सरसों की पूषा स्वर्णिम बनाई है जो कि श्वेत कीट के खिलाफ क्या है, कार्य करती है। उसके अलावा फूल गोभी की पूषा सुब्रा, पूषा स्नोबॉल केवन है, ये भी एक रोग प्रतिरोधक है। लोबिया की आपकी पूषा कोमल है, मिर्च की आपकी पूषा सदाबहार है। ये सारी की सारी आपकी ऐसी नस्ल बनाई है, ऐसी किस्में बनाई है आपने इनकी कि जो क्या है, इन रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता दिखाती है। क्लियर क्लियर। अगला अगर बात करें कुछ कीटों के प्रति, जैसे कि पूषा गौरव जो है वो एफिड के प्रति क्या करती है, काम कर रही है। किसकी किस्म है, ब्रासिका की। पूषा सेम 2, पूषा सेम 3 आपकी फ्लैट बीन की है जो कि जैसिड, एफिड और फल भेदक के खिलाफ क्या कर रही है, यहाँ पर अपना बचाव करती है। उसके बाद ओकरा की बात करें तो पूषा स्वामी, पूषा A4, ये भी एक क्या है, कीट प्रतिरोधी आपकी किस्म है। तो ये आपकी अलग अलग पादप प्रजनन के द्वारा बनाई हुई किस्म है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऊतक संवर्धन की। अब ऊतक संवर्धन के द्वारा भी हमने क्या करा है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाया है। माना एक पादप है आपके पास, ठीक है, ये एक पादप है, तो हमने ऊतक संवर्धन में क्या करा, हमने इसका एक पार्ट काटा, हमने माना इसकी पत्ती काटी और इसका क्या करा, एक संवर्धन करा। ठीक है, इसका संवर्धन हमने यहाँ इस तरीके से एक बर्तन में हमने इस पत्ती का संवर्धन करा, यानी इसको क्या दिया, खूब सारा पोषण दिया। पोषण देने के बाद आपने देखा कि इसमें क्या हुई कि यहाँ पर कुछ टाइम बाद इसमें एक गुच्छ जैसी संरचना का निर्माण हुआ। क्लियर। अब ये जो गुच्छ जैसी संरचना थी इसे हमने क्या कहा, कैलस कहा। इस कैलस को हमने एक ऐसे बर्तन में डाल दिया जिसमें हमने इस कैलस के कुछ टुकड़े यहाँ, कुछ टुकड़े यहाँ और कुछ टुकड़े यहाँ डाल दिए। क्लियर। उसके बाद आप इसमें क्या करते हो, कुछ पादप हार्मोन्स को डालते हो। पादप हार्मोन जैसे कि आपके यहाँ पर ऑक्सिन होता है और साइटोकाइनिन, ये दोनों पादप हार्मोन्स डालोगे। जब ये दोनों पादप हार्मोन्स डालोगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हो कि इन पादप हार्मोन्स के कारण इसमें एक साइड ऊपर की ओर तना निकल जाता है और नीचे की ओर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका ऊतक संवर्धन। अब आपके पास ये अलग अलग तने और जड़ वाली संरचनाएं, आप चाहो तो इनको कहीं पर किसी भूमि पर बो सकते हो, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आपका नया पादप बन जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि आपने एक छोटे से भाग के द्वारा इतने सारे पादप तैयार कर दिए, तो इसी को ऊतक संवर्धन कहते हैं। ठीक है,
ये एक छोटे से पादप की इतने सारे पादप निर्माण की जो क्रिया होगी इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण सख्तता कहते हैं, यानी कि टोटिपोटेंसी, सख्तता है ना। पादप के किसी भाग का पूर्ण पादप के निर्माण करने की क्रिया क्या है, पूर्ण सख्तता कहलाएगी। ये जो संतति बनी इन्हें हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं, सोमा क्लोन कहेंगे। और ये जो एक्सप्लांट था इसे हम क्या कहेंगे, कृतोतक कहते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी कि एक ऊतक संवर्धन में हमने एक छोटे से पौधे के भाग से कितने सारे नए पादपों का निर्माण कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादन में यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो वही है कि नियंत्रित और निर्जम परिस्थिति में कृतोतक का पोषण माध्यम में पात्रीय संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाएगा। ऊतक संवर्धन में किसी पादप की एक छोटी कोशिका ऊतक या अंग को प्रयोग में लिया जाएगा, क्योंकि सजीव की सभी कोशिका में जीन समान होंगे, अतः किसी भी सजीव की प्रत्येक कोशिका में जीव के सभी लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता उसकी पूर्ण सख्तता कहलाती है। तो ये ऊतक संवर्धन होगा। अब ऊतक संवर्धन आपका इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऊतक संवर्धन किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हम या तो इसके द्वारा रोग रहित पादपों को विकसित करते हैं, इसके द्वारा हम पादपों की संख्या को बढ़ा देते हैं, इसके द्वारा अगुणित पादपों का विकास कर सकते हैं, इसके द्वारा त्रिगुणित पादपों का विकास कर सकते हैं, और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा वांछित लक्षण वाले पादप को विकसित कर सकते हैं। तो ऊतक संवर्धन के आपके ये सारे उद्देश्य होते हैं। क्लियर। चलिए आगे। उसके बाद बात करेंगे, अब यहाँ पर ऊतक संवर्धन का एक भाग है आपका विभजोतकी संवर्धन। विभजोतकी संवर्धन करके हम एक विषाणु रहित पादप का निर्माण करते हैं। तो देखो, इस विधि में रोग ग्रसित पादप से हम स्वस्थ पादप का पुनर्लाभ करते हैं। माना बाद आपके पास ये एक पादप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, माना ये पादप कोई विषाणु रोग से ग्रसित है, लेकिन आपको पता है कि शीर्ष भाग में आपकी कोशिका विभाजन की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, क्योंकि ये भाग होता है क्या, विभजोतकी भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग होगा, विभजोतकी भाग, जहां पर ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की अत्यधिक क्षमता है। तो अगर इस पादप में यहाँ विषाणु है, तो यानी कि ये वृद्धि तो कर रहा होगा ना, तो जैसे जैसे वृद्धि कर रहा होगा कहीं ना कहीं नई कोशिकाएं विकसित है। अब हमारा विषाणु जनित तो ये पादप हो गया, पूरा विषाणु से ग्रसित है, हम इससे नया पादप क्या कर सकते हैं, हम ऊतक संवर्धन द्वारा इसके इस पार्ट को काट करके हम इससे एक नया पादप तैयार करेंगे, और ये जो पादप रहेगा वो विषाणु से क्या रहेगा, रहित रहेगा, क्योंकि ये नया भाग था, इसको तुरंत काट के हमने एक नया पादप बना दिया ऊतक संवर्धन के द्वारा। तो आपका ये रोग रहित पादप से आपने एक स्वस्थ पादप का निर्माण कर दिया, इसी को क्योंकि विभजोतकी भाग से करा तो इसलिए हम इसको विभजोतकी संवर्धन कहते हैं। तो इसमें हम यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी हम विभजोतक यानी कि शीर्ष भाग विषाणु से क्या रहता है, अप्रभावित रहेगा। तो इस शीर्ष भाग को हम अलग करके विट्रो में उगा करके ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके, ऐसा हमने आलू में, गन्ना, केला में सफल प्रयोग कर चुके हैं विभजोतकी संवर्धन के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, कायिक संकरण, जिसमें हमने टोमेटो जैसी फसलों का निर्माण किया है। तो कायिक संवर्धन में कुछ नहीं है, यहाँ पर जो आपका जैसे आलू होता है और आपका क्या है, टमाटर है, हम क्या करते हैं, इनके जो जीव द्रव्य, इनके जो पादप के जीव द्रव्य होते हैं, इन जीव द्रव्य का संलयन करके हम क्या करेंगे, एक नई किस्म का निर्माण करेंगे। और इस किस्म में आप क्या देखोगे, इसमें आप ऐसे पादप देखोगे जिसमें ऊपर की साइड तो आप देखोगे भूमि से ऊपर आपके क्या लगे होंगे, भूमि से ऊपर लगे होते हैं टमाटर, है ना, टमाटर यानी कि यहाँ पर टोमेटो, और भूमि के नीचे क्या लगे होंगे, यहाँ पर आलू लगे होंगे। तो यानी कि एक ही पादप में आपको टमाटर, आलू दोनों को देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी फसल हमारी क्या है, टोमेटो है। तो इस ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार एक पादप की किस्म है जिसमें आलू और टमाटर दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, अर्थात आलू और टमाटर एक ही पादप में पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर टोमेटो, पोटैटो, ये आपका आंसर है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका एक कायिक प्रवर्धन का ही एग्जाम्पल है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आ जाता है एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा भी हमने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करी है। तो देखो, इसमें सूक्ष्म जीव की कोशिका को भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे जिससे कि सूक्ष्म जैविक प्रोटीन कहते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन में आपके शैवाल, तंतु, कवक, यीस्ट, जीवाणु का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे जीवाणु, ऐसे शैवाल, ऐसे कवक का प्रयोग किया जाता है जिनमें
पोषण की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, यानी जैसे सवाल में आपका स्पाइरुलाइना है ना, ये सवाल है, इस स्पाइरुलाइना में आपकी प्रचुर प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। तो अगर हम इसको किसी जीव को दे रहे हैं तो एक ही बारी में उसके पास इतने सारे पोषक पदार्थ उसको एक ही चीज में मिल रहे हैं। उसके अलावा जीवाणु की प्रजातियों की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि तथा जैव भार उत्पादन की उच्च दर से संभावित आपके 20-25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न किया जाता है। तो ये ऐसे जीवाणु हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, 25 टन से ज्यादा आप यहाँ पर प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। मात्र एक कोशिका से इतना ज्यादा प्रोटीन की मात्रा। हमारा उद्देश्य क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि यानी कि या तो हम उन्नत किस्मों का निर्माण कर रहे हैं, अधिक उत्पादक वाली फसलों का निर्माण कर रहे हैं, या अधिक पोषण देने वाली फसलों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अधिक पोषण देने वाली फसल आपकी एकल कोशिका प्रोटीन से ही निर्मित होती है। तो इस तरीके से ये आपका क्या था, चैप्टर नंबर 9 था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें कि हमने देखा कि खाद्य उत्पादन को हम कैसे पशुपालन के द्वारा, पशु प्रजनन के द्वारा, पादप प्रजनन के द्वारा और यहाँ पर ऊतक संवर्धन और एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा उनमें वृद्धि कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अगले चैप्टर में, जो कि है आपका इस यूनिट का 10वां चैप्टर, जो कि है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी कि आप यहाँ पर, आपको इस चैप्टर में एक चार्ट वाला चैप्टर है, आपको यूं चुटकियों में याद होगा, कुछ नहीं करना, आपको जीवाणु के नाम याद करने इस चैप्टर से, बहुत ईजी है, बाकी कुछ नहीं आता, ज्यादा आपके जीवाणु का नाम पूछा जाता है। जैसे कि 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में जो आपको रोग पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे जीवाणु, ऐसे सूक्ष्म जीवों का नाम याद रखोगे जो कि मानव कल्याण में यूज होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव पढ़ना है जो कि आप अपने कल्याण के लिए यूज करोगे, है ना। तो यहाँ हमारा वही आपका चैप्टर है 10वां, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी आप क्या क्या उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ आप क्या क्या पढ़ोगे, आप यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद बनाने में आप देखोगे आपने सूक्ष्म जीव का उपयोग करा। आप अगर उद्योग में उत्पाद बना रहे हो तो उद्योग उत्पाद बनाने में आप क्या करोगे, सूक्ष्म जीव का उपयोग करोगे। अगर आपको गंदे जल को स्वच्छ, यानी कि जो वहित मल है उस वहित मल को स्वच्छ करने का है तो आप सूक्ष्म जीव का उपयोग करोगे। आपको अगर बायोगैस बनानी है तो आप सूक्ष्म जीव का उपयोग कर रहे हो। आपको अगर यहाँ पर क्या करना होगा, बायोगैस के अलावा अगर आपको जैव उर्वरक बनाने हैं तो यहाँ पर भी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनानी है तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करोगे। तो इन सारे क्षेत्रों में आप सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हो, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू उत्पाद में हमने क्या क्या बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग करा और किस किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका आ जाता है दूध से दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को फाड़ करके दही में बदल देता है। और आप सभी को पता होना चाहिए दही में आपकी B12 की मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगर आपको डोसा इडली बनाना है तो डोसा इडली के जो आटा होता है उसमें आप जीवाणु का उपयोग करते हो और उस जीवाणु का नाम है ल्यूकोनॉनस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस। तो ये जीवाणु का आप क्या करते हो, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस का यूज करते हो डोसा इडली के आटे में। उसके बाद अगर आपको ब्रेड बनानी है तो ब्रेड के लिए आप एक यीस्ट यानी कवक का उपयोग करते हो जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो आपका सैकेरोमाइसिस सेरेविस है ये क्या करता है, CO2 उत्पन्न करता है ना, तो जिसके कारण ब्रेड में आप देखोगे ना छेद, यानी जब ये CO2 उत्पन्न करेगा तो बाहर निकलती है CO2, तो इससे ब्रेड में आप देखोगे छेद हो जाते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर आपको पनीर यानी कि चीज बनानी है तो चीज भी दो प्रकार की होती है, एक स्विस चीज होती है और एक रॉक्यूफोर्ट चीज होगी। स्विस चीज बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई एक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जबकि रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने के लिए पेनिसिलियम रॉक्यूफिर्ती यानी कि कवक का उपयोग किया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, आपको उत्पाद और उनके लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव, जीवाणु यूज हुए हैं या कवक यूज हुए हैं, उनका क्या नाम है आपको ये याद करना है।
ये वे आपके घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। अब आ जाते हैं हम किसमें, औद्योगिक उत्पाद में। आपने औद्योगिक उत्पाद बनाने में कैसे सूक्ष्म जीव का उपयोग करा। तो औद्योगिक उत्पाद बनाने में हम कैसे कि अगर हमें किण्वित पेय बनाना है, किण्वित पेय यानी कि एथेनॉल बनाना है, ठीक है, तो एथेनॉल यानी कि अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, एथेनॉल जो बरांडी, विस्की है ना, बियर, ये सब जो होता है, इसको बनाने के लिए हम किण्वन का प्रयोग करते हैं और उस किण्वन की प्रक्रिया में यीस्ट का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस, जिसका उपयोग हमने अभी ब्रेड बनाने के लिए भी किया था, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, औद्योगिक में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाते हैं और एंटीबायोटिक याद रखना हम कवक से बनाते हैं जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये ध्यान रखना है, कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। लेकिन ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलिन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पेनिसिलिन से ये प्राप्त किया गया है और इस पेनिसिलिन की प्रथम खोज किसने करी है, अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर जो आपके वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो आपके है ना, फ्लेमिंग जो आपके वैज्ञानिक है, इन्होंने करी है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा हमने कुछ विभिन्न रसायन, एंजाइम्स और जैव सक्रिय अणु को बनाने में भी आपका किसका प्रयोग करा है, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव का। अगर आपको सिट्रिक अम्ल बनाना है तो सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए कवक का यूज होता है जिसका नाम है एक्सपर्जिलस नाइगर। अगर आपको एसिटिक अम्ल बनाना है तो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई यानी कि जीवाणु का प्रयोग किया गया। लैक्टिक अम्ल के लिए आपको पता है जीवाणु लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे आपके क्या है, उद्योगों में बनाने वाले उत्पाद है और इनका उपयोग में आपने ये सूक्ष्म जीव का उपयोग करा है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद वहित मल उपचार में भी आप क्या करते हो, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हो। आपके घरों से निकलने वाला जितना भी गंदा पानी होता है, उद्योग से निकलने वाला, हॉस्पिटल से, विद्यालय से, नालों से निकलने वाला जो भी आपका अपशिष्ट या अशुद्ध जल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वहित मल कहते हैं। और इस वहित मल में आपका जैसे कि कूड़ा है ना, करकट, ठीक है, पॉलीथीन, कपड़ा, इसके अलावा मिट्टी, बालू, पत्थर है ना, मिट्टी, बालू है ना, और इसके अलावा पत्थर, इसमें पोषण माध्यम भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर वहित मल में आपकी क्या होती है, आदि, इन सभी की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। अब इन अशुद्धियों को हम सूक्ष्म जीव की सहायता से अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इसमें यूज होंगे आपके एक वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं और एक अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन वहित मल को देखो, ये वहित मल जो होता है ना, इसको हम डायरेक्ट नदी में नहीं छोड़ते। पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका उपचार करेंगे और फिर जाकर के हम इसका, जब ये स्वच्छ हो जाएगा तब जाकर के हम इसको नदियों में छोड़ेंगे। अब उपचार भी हम दो उपचार करते हैं, एक होता है इसमें प्राथमिक उपचार, ठीक है। प्राथमिक उपचार में आप किसी भी प्रकार के कोई भी सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं करोगे। यहाँ पर आप क्या करते हो, भौतिक उपचार करते हो, यानी कि निस्यंदन करोगे, निस्यंदन फिल्टरेशन करोगे और अवसादन यानी कि सेगमेंटेशन करोगे। अवसादन है ना, यानी इसका मतलब है कि जो भी इस जल की बड़ी बड़ी अशुद्धि है, ठीक है, जैसे पॉलीथीन, कपड़ा, मिट्टी, बालू, इसको क्या करोगे, प्राथमिक उपचार में अलग करोगे। उसके बाद आ जाता है द्वितीयक उपचार। तो इस द्वितीयक उपचार को हम क्या कहते हैं, जैविक उपचार कहते हैं। और इसी उपचार में आप क्या करोगे, उस जल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि है जल में घुलनशील, उसको सूक्ष्म जीव की सहायता से अलग करते हो। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास इस तरीके से ये नदियों के किनारे आपके इस तरीके से टैंक बने होते हैं वहित मल को शुद्ध करने के लिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने क्या करा है, प्राथमिक उपचार करा। तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहला आप करते हो, माना इस एक टैंक है, उसके ऊपर आपके इस तरीके से जाली लगे हुए हैं, है ना। तो जाली क्या काम करेगी, फिल्ट्रेशन का। तो पहला निस्यंदन होगा इसमें, ठीक है, यानी कि जो भी आपका वहित मल आएगा उसके ऊपर जो भी अशुद्धियां होंगी वो सारी की सारी अशुद्धियां, यानी कि जो मोटे मोटी अशुद्धियां, ये जो आपके पॉलीथीन, कपड़ा है ना, बड़ी बड़ी अशुद्धियां उस छाली में से छन जाएगी, जाली में से छन जाएगी, है ना। अब नीचे जल आ गया, बहुत फोर्स से आ रहा है, तो इसमें आपके कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ होगी। आप इसको अवसादन के लिए छोड़ दोगे, है ना, सेगमेंटेशन करोगे, अवसादन के लिए छोड़ दिया।
तो यहाँ पर क्या देखोगे, बड़ी बड़ी अशुद्धियां कंकड़ पत्थर की आपकी कहाँ बैठ जाएगी, जब ये जल को आप छोड़ दोगे सीधा शांत होने के लिए, तो बड़ी बड़ी अशुद्धि आपकी कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ये जो बड़ी अशुद्धि होंगी इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आपांक कहते हैं। क्लियर। तो अब ये कंकड़ पत्थर मिट्टी की अशुद्धि नीचे बैठ गई। अब यहाँ पर जो मध्य में उपस्थित है वो कौन सी अशुद्धि है, ये जो अशुद्धि है ये आपके कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि है। इस कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि को भेज दिया जाएगा कहाँ, दूसरे टैंक में, है ना। तो यहाँ से एक ऐसा पाइप यहाँ से दूसरा टैंक लगा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, बहिर्स्त्राव कहते हैं या पल्लवी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि है ये सारी आपकी दूसरे टैंक में आ गई। अब दूसरे टैंक में आप देखोगे इस तरीके से एक क्या है, वायु के लिए आने के लिए एक तरीके से एक पाइप लगी हुई है। ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, ये होगा अब द्वितीयक उपचार। ठीक है। जैविक उपचार, द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीयक उपचार में एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप कैसे सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हो, इसमें आप यहाँ पर वायवीय सूक्ष्म जीव का प्रयोग करोगे। और ये वायवीय सूक्ष्म जीव जो होंगे ये क्या करेंगे, इसकी जो आपकी कार्बनिक अशुद्धियां है ना उसको खाने का काम करेंगे। यानी कि इस जल के जो बीओडी है ना, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल। ठीक है। बायोकेमिकल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड, इसकी डिमांड को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। तो बीओडी क्या होती है, ध्यान से सुनो कि वायवीय सूक्ष्म जीव के द्वारा इस अशुद्ध जल की कार्बनिक अशुद्धियों को अपघटित कर ऑक्सीकृत करने के लिए, यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन प्रवेश कर रही है, ये वायवीय सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी कार्बनिक अशुद्धियों को खत्म कर रहे हैं। तो वायवीय सूक्ष्म जीव के द्वारा इस कार्बनिक अशुद्धि को अपघटित कर ऑक्सीकृत करने की जो क्रिया है उसमें जितनी ऑक्सीजन उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी उसे ही हम क्या कहते हैं, बीओडी। अगर इसके अंदर कार्बनिक अशुद्धि बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे उस अशुद्धि को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, है ना। तो यानी कि जितना ज्यादा आपका यहाँ पर कार्बनिक अशुद्धि होगी उस जल का बीओडी उतना ज्यादा होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारे सूक्ष्म जीव ने इसकी सारी कार्बनिक अशुद्धि खा ली, है ना। तो अब ये क्या है, कवक तंतु की तरह जाल बना देते हैं जिन्हें हम फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। अब आपका जल तो शुद्ध हो गया। ठीक है। अब इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, तीसरे टैंक में भेज दिया जाएगा। तो तीसरे टैंक में आपका स्वच्छ जल आ गया, लेकिन इस स्वच्छ जल में को भी हम अवसादन के लिए छोड़ देंगे, यानी कि जल को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर आपके ये देखो ये फ्लक्स भी तो यहाँ आएंगे, तो जब ये फ्लक्स क्या होंगे, यहाँ नीचे हम शांत छोड़ रहे हैं तो ये फ्लक्स क्योंकि अब भारी हो गए तो ये इस मिट्टी यहाँ नीचे आपके टैंक के नीचे जमा हो गए। अब यहाँ पर जल तो स्वच्छ है लेकिन इनकी तो अशुद्धियां है ना, आपकी किसकी, जो आपके वायवीय सूक्ष्म जीव है उनकी अशुद्धि है। तो उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके दूसरे टैंक में करते हैं हम अवायवीय सूक्ष्म जीव का प्रयोग। तो ये जो अवायवीय आपके सूक्ष्म जीव होंगे ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, आपके जो ये फ्लक्स है इनको नष्ट करके, जब इनको नष्ट करेंगे तो इनके नष्ट से गैस निकलेगी जिसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से बायोगैस का उत्पादन होगा। अब फिर आपकी इस जल से क्या हो जाएगी, ये फ्लक्स की अशुद्धि दूर हो जाएगी और फिर इस जल को भेज दिया जाएगा कहाँ, आपकी नदियों में। तो इस तरीके से आपका पहला देखो कितना गंदा जल आया, पहले उसकी अशुद्धि यहाँ दूर हुई, फिर कार्बनिक अशुद्धि वायवीय सूक्ष्म जीव के द्वारा भी, फिर वही वायवीय सूक्ष्म जीव जो मर करके यहाँ पर फ्लक्स बन गए थे इनकी अशुद्धि के लिए अवायवीय सूक्ष्म जीव आए और फिर जल स्वच्छ हुआ और उसको नदियों में छोड़ा गया। और इससे देखो आपका वहित मल तो यहाँ पर शुद्ध हुआ, लेकिन इसी के साथ इसमें आपको एक और फायदा हुआ कि यहाँ पर क्या आपको प्राप्त होती है, इस क्रिया में बायोगैस प्राप्त होती है। तो ऐसे होता है आपका वहित मल का उपचार। क्लियर, वहित मल उपचार। चलो अगला है कि बायोगैस का निर्माण। एक तो बायोगैस का वहित मल के द्वारा हुआ, लेकिन प्रॉपर अगर बायोगैस का आपको निर्माण करना है तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए आपकी भूमि के नीचे ना इस तरीके से ये डाइजेस्टर और ये कुछ आपके टैंक लगे हुए हैं। ठीक है। अब बायोगैस बनती किससे, आपकी गोबर से बनती है। ठीक है। और गोबर से कैसे, इसमें एक बैक्टीरिया काम करता है, मिथेनोबैक्टीरिया।
ये आपका ध्यान रखना है। मेथनोजन बैक्टीरिया, ये मिथेनोबैक्टीरिया जो सामूहिक रूप से मेथनोजन कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया होंगे ये गोबर के सेलुलोज को पचा करके बायोगैस का निर्माण करते हैं। पहले तो बायोगैस होती क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है कि बायोगैस के नाम पूछे जाएंगे। तो बायोगैस आपकी कौन कौन सी होगी? मीथेन होती है, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आपकी क्या होगी? H2S होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही है कि सबसे पहले एक टैंक है, इसमें आपने गोबर प्लस जल लिया है ना, गोबर प्लस जल का यहाँ पर बहुत अच्छे से गोल बनाकर इसको एक 10 से 15 फीट ऊंट जो आपका बड़ा डायस्टर है उसके अंदर डाल दिया। साथ ही यहाँ पर आपने मिथेनोजन, जो आपके मिथेनोजन बैक्टीरिया है ना, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया को भी डाल दिया। तो जब ये मिथेनोजन बैक्टीरिया इस गोबर से सेलुलोज का पाचन करेंगे तो यहाँ से ऊपर क्या निकलेगी? बायोगैस निकलेगी। और बायोगैस को पकड़ने के लिए इस डाइजेस्टर के ऊपर क्या लगा है? गैस होल्डर लगा है। गैस को क्या करेगा? होल्ड करेगा। और ये गैस होल्ड ऐसे ऐसे करके कहाँ? बायोगैस को जहां घरों तक पहुंचाना है पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा रहा है। उसके बाद ये जो यहाँ पर बचा जो आपकी क्या है? स्लज होगा, इसको तीसरे टैंक में, वो जो आपका जो गोबर और जल का मिश्रण है ना, वो स्लज कहलाता है। उसको तीसरे टैंक में डाल करके फिर कहाँ? खेतों में भेज देते हैं, क्योंकि अब वो क्या बन गई है? खाद बन गई है ना, तो उसको खेतों में भेज देते हैं। तो ऐसे आपका क्या होता है? बायोगैस का यहाँ पर निर्माण होता है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जैव नियंत्रण के कारक के रूप में कैसे आपके सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो देखो, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आपका एक क्या होता है? ये आपका एक कीट प्रतिरोधी पादप को तैयार करता है ना। तो यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आपका ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको हम क्या करेंगे? इससे हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, एक जैविक कीटनाशक हम इसका बनाते हैं। इसके पास एक क्या होता है? क्राइजीन होता है, जिसके द्वारा क्या होगा? यहाँ पर एक क्राई प्रोटीन, जो कि एक क्या होता है? विषैला प्रोटीन होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो हम देखो इस विषैले पदार्थ से हम ऐसी कीटनाशक दवाई बना सकते हैं और इनको अपने फसलों में डालेंगे, तो जिससे फसलों पे ना तो ब्रिंग अफिडो मच्छर से क्या मिल जाएगा? फसलों को छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने देखो सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या कर दिया? हमने एक जैविक रासायनिक पदार्थ बना दिया। हमारी रसायनों की, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कीटनाशक थे, उनकी निर्भरता भी कम हो गई। हम सूक्ष्म जीव के द्वारा अपनी फसलों को बचा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा कवक, ये भी क्या है? पादपों के रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो ये ट्राइकोडर्मा कवक है, इसका भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर घोल बनाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, और उसका अपनी फसलों में छिड़काव करेंगे तो हमारी जो फसल होगी वो रोग रहित होगी। उसके अलावा आपका ये बैक्यूलोवायरसेस, ये भी ऐसे, ये कैसे? ये ऐसे हम ऐसी फसलों में डालेंगे जो कि हमारे कीटों और संधि पादों पर हमला करके पादपों को क्या करती है? संरक्षित करती। तो ये सारे आपके जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, ये तीनों आपको याद रखने। उसके अलावा जैव उर्वरक, जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता की शक्ति को बढ़ाएंगे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। तो जैव उर्वरक के रूप में भी आप सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हो, जैसे कि हमने राइजोबियम जीवाणु की बात करी, जो कि आपकी दलहनी फसलों की जड़ों में रहता है और वो क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त करा रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे जीवाणु मुक्त जीवी जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, है ना, जैसे एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये भी क्या करेंगे? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा माइकोराइजा, जो कि एक कवक है, जो कि आपके जिम्नोस्पर्म की जड़ में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी क्या कर रहा है? उस पादप को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दे रहा है। साइनोबैक्टर और नीलहरी सेवल, इसमें एनाबीना नॉन स्टॉक आ गई। फॉस्फेट जीवाणु, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम होंगे, जो कि मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरीके से जैव उर्वरक के रूप में काम कर रहे हैं। क्लियर बात है? तो ये आपके क्या थे? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो यूनिट है इसके तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही छोटे छोटे आपके चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में।
धन्यवाद।